से बिलोंग करता हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम जॉब कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं और मेरी वाइफ स्वाति हम दोनों लोग मिलकर के इस बिजनेस को सीरियसली और पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। आज आपकी मीटिंग का इसमें होस्ट हूँ। हमारा ये जो कॉलिंग क्लब है, कोई भी जब इस बिजनेस में आता है ना तो सबसे पहले एक चैलेंज आता है कि हम किसी से बात कैसे करेंगे। सो ये हमारा कॉलिंग क्लब आप सबको सपोर्ट करता है कि कैसे हम लोगों से बात कर सकते हैं। और आज हमारे इस कॉलिंग क्लब में हमारे साथ कुछ ऐसे स्पीकर्स हैं, कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अभी तक इस महीने में कुछ बड़े-बड़े काम किए हैं, कई लोगों की हेल्प करी है उनको हेल्दी रहने में। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे साथ विशाल सक्सेना जी हैं, जिन्होंने एटमॉस्फेयर मिनी पे काम किया है इस मंथ। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट विशाल सक्सेना जी। अमित जी अनाउंस कर दीजिए, यूट्यूब लिंक आ चुका है आप फॉर इंफॉर्मेशन पे। तो आप अभी 99 के अबव हो चुके हैं और 100 की लिमिट से, तो अब जो भी है आप सभी अपने फ्रेंड्स को यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए। विशाल सक्सेना जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद विशाल सक्सेना जी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है अभी। सो अभी हमारे साथ अगले हैं हमारे जो है राजीव मधेशिया जी। जी सर। यस, वेलकम राजीव जी। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि कैसे आपने एटमॉस्फेयर मिनी पे काम किया है। ओके, आप सबको नमस्कार। जैसा कि मेरा नाम राजीव मधेसिया है और मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। अभी हाल में मैंने एक एटमॉस्फेयर मिनी रिटेल किया है, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। जनरली जैसे कॉल करते हैं उसी तरीके से मैं कॉल कर रहा था और एक नंबर पे हमारी बात हुई और एक्चुअली मुझे लगा कि वो मुंबई में रहते हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, बट अभी इस समय बनारस में आए हुए थे। तो मुझे लगा और सबसे खास बात यह है कि चूंकि ये कॉल हमारी फर्स्ट टाइम थी, उनसे हमारी ये बात फर्स्ट टाइम हुई थी, उससे पहले हमारी कभी उनसे बात नहीं हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक फेसबुक के थ्रू चूंकि हम लोग कभी कभार हेलो हाय होता था, तो मैंने उनसे बात करी और उनके हेल्थ का जो अभी इस सिनेरियो जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात करी और बताया कि जो इस समय हालात हैं उसको देखते हुए एक हमारे पास ऐसा सिस्टम है, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर मिनी। वो काफ़ी कारगर है इस समय, जो आपको कोरोना वायरस जैसे जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको जो है निजात मिल सकता है। तो उन्होंने उस पर जो है गौर फरमाया और फिर बताया कि मतलब कैसे क्या ये मतलब कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया एक्चुअली कि देखिए, अगर ये पोल्यूटेंट के अलावा जो है इसकी खासियत ये है कि ये 0.0024 माइक्रोन तक के जो ये आपके जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं उसको क्लीन कर देता है। जहाँ देखा जाए तो कोरोना का जो साइज है वो 0.0015 है। तो कम से कम आप घर में लगाते हैं तो एटलीस्ट जो है आप और आपकी फैमिली इससे सेफ रहती है। वहाँ का जो एयर है वो फ्रेश रहेगा। कम से कम चांसेस हैं जो है कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड हों। तो ये खास बात है। तो इस पर उन्होंने बोला कि ठीक है आप दे दीजिए, मैं देखता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कुछ और भी ऑर्डर कर सकता हूँ। और ऐसे हमारी बात हुई और फिर मैंने उनको प्रोवाइड कराया बनारस में। थैंक यू। थैंक यू राजीव जी। सो राजीव जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, ये जो आपने जिसको दिया है वो आपके जानने वाले थे या अननोन प्रोस्पेक्ट थे? ये कम्प्लीटली अननोन थे एक्चुअली। चूंकि 2-3 सालों से सिर्फ मैं इतना जानता था कि चूंकि ये एक बिजनेसमैन है और थोड़ा सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो मैं उनकी जो कार्य था उनका मैं कभी-कभी मतलब कंग्रेचुलेशन किया करता था, हेलो हाय किया करता था बस। लेकिन ये कॉल मैंने फर्स्ट टाइम उनको किया था, हमारी उनसे बात ही फर्स्ट टाइम हुई थी। सुपर्ब राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोग की तरफ। सो विशाल सक्सेना पे एक बार चेक कर लीजिए। 1 मिनट देख लीजिए आया हो तो। नहीं है सर। ओके चलिए। ओके, तो अभी मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। ही इज माय अपलाइन नन अदर देन नीलेश सर एंड रितिका मैम। मैं आप सबकी ग्रैंड क्लैपिंग के साथ उनको इनवाइट करना चाहूंगा बिकॉज टिल द टाइम अभी उन्होंने अप्रॉक्स 6 एटमॉस्फेयर मिनी रिटेल कर दिया है। तो वेलकम नीलेश सर एंड रितिका मैम। थैंक यू अमित। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नीलेश है, जैसा अभी अमित ने बताया, और मैं पिछले 18 साल से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूं और बैंक के साथ अभी एज अ वाइस प्रेसिडेंट जॉब करता हूं। बट
ये बिजनेस हमारा मतलब हार्ट है हमारी लाइफ का, इट इज कोर। मैं और रितिका इसको बहुत पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं। और श्याम सर ने मतलब जिम्मेदारी दी है कि आज ये बताएं कि हमने 6 एटमॉस्फेयर मिनी कैसे ये महीने में अभी तक रिटेल किए हैं। देखिए, सबसे ये महीने में शुरुआत इसकी नहीं हुई थी, शुरुआत पिछले महीने हो गई थी जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था और पीक पे जा रहा था अपने अप्रैल के महीने में। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे पेपर में जिसने हेल्प की मुझे ये बात समझने में कि शायद मैं ये प्रोडक्ट के बारे में लोगों से जरूर बात कर सकता हूँ। और वो आर्टिकल्स थे जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि कोविड एयरबॉर्न हो गया है और बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं हमने बनारस में कुछ लोगों से सुना, हमने दिल्ली में नोएडा में कुछ लोगों से सुना कि वो अपने घर से निकले नहीं, they are not out from their home and still they are COVID positive. So और उन्होंने बताया कि जो सामान वगैरह आता था हम पूरी प्रिकॉशन के साथ रखते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हम कोविड पॉजिटिव हो गए, हम घर से गए ही नहीं है। और वो मार्च से जाना छोड़ चुके थे और अप्रैल के एंड में आके कोविड पॉजिटिव हो गए वो लोग। तो मुझे लगा कि मेरे पास ऐसा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं था, लेकिन जो स्पेकुलेशंस थी मार्केट में, जो न्यूज़पेपर के अंदर थी, तो वो हमने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। और हमने एक छोटा सा क्वेश्चन कुछ लोगों से पूछा कि वी हैव अ सॉल्यूशन, आर यू इंटरेस्टेड। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उसमें से सवाल पूछा हमसे। ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ एक व्यक्ति को भेजा था, 2 व्यक्ति को भेजा था। हमने ये फाइनेंशियल कंडीशन हम मैक्सिमम लोगों की समझते थे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं और जिनके लिए हेल्थ प्रायोरिटी है। हमने उन सारे लोगों को भेजा था वो। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो लास्ट मंथ एक स्टेटमेंट यूपी के चीफ मिनिस्टर का भी आया था कि इट इज गॉन एयरबॉर्न, द वायरस इज एयरबॉर्न नाउ, इसी वजह से इतना संक्रमण फैल रहा है। और हमने ये नहीं कभी सोचा था कि कि ये लेंगे और ये नहीं लेंगे, बिकॉज सच्ची बात यह है कि हमें एक बात समझ में आ गई थी कि वी हैव गॉट द बेस्ट थिंग। जैसे भी राजीव ने बताया ना, जब आप कोरोना के बारे में पढ़ेंगे तो 0.0125 माइक्रॉन एवरेज जो WHO ने बताया है वो इतने माइक्रॉन के साइज का होता है। और मैंने ये भी देखा कि मार्केट में जितने लोग हैं, आप स्पेशली एनसीआर में जब आप चेक करेंगे, दिल्ली एनसीआर में, तो मैक्सिमम लोगों के पास हनीवेल नाम का एक प्रोडक्ट है जो वो यूज करते हैं। सॉरी फॉर यूजिंग दैट नेम, बट मैक्सिमम लोगों के घर पे वो मिलेगा, शार्प मिलेगा, फिलिप्स मिलेगा। और जब आप उनकी कैपेसिटी देखेंगे तो 1 माइक्रॉन है। जो उनका फिल्टर है, इट कैन ओनली प्रिवेंट अप टू 1 माइक्रॉन, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। और हमने सिर्फ लोगों को बहुत 2 सिंपल बातें बताई, हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया। हमने बताया कि जी कोरोना वायरस का साइज ये है, हमारा जो फिल्टर है वो इतने माइक्रॉन तक की कैपेसिटी रखता है विच कैन होल्ड इट। कई बार लोगों ने पूछा जहाँ पे हमको डाउट था कि ये प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्टिंग कैन बी बैरियर इन देयर माइंडसेट। तो मैंने उनसे, जब उन्होंने पूछा कि क्या प्राइसिंग है, तो मैंने सीधे दाम नहीं बताया। मैंने उनको बताया कि आपके घर में जो मोबाइल यूज होता है उससे कम दाम का है, जो आपने मोबाइल 2 साल के लिए लिया हुआ है उससे कम दाम में मिल जाएगा आपको। आई थिंक प्राइसिंग ये टाइम पे बहुत मैटर नहीं करती, बट फिर भी आप बता रहे हैं तो आपको बता दूं, आपकी विद इन रेंज में, आपकी पॉकेट साइज में 31,000 रुपए 30,000 रुपए का मिल जाएगा आपको। सो ये जब मैंने बोला तो कहीं ना कहीं थोड़ा माइंडसेट नॉर्मल भी हुआ लोगों का। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि ये थॉट प्रोसेस ना मेरे अंदर रितिका ने पुश किया था। एंड शी सेड व्हाई कांट वी सेल एटमॉस्फेयर मिनी। लास्ट मंथ भी जो मेरा पर्सनल पीवी था वो 500-700 पीवी था, जिसमें 100-200 पीवी उसके अलावा मैंने अपनी टीम को दे दिया था। आई वाज नॉट, मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, तो जो उस एरिया के लोग थे मैंने उनको प्रोडक्ट दे दिया था कि आप उनको दे दीजिए, हमारे कस्टमर हैं, और उनको अर्जेंट बेसिस पे जिनको चाहिए था। तो 700-750 पीवी अपने आप में एक चीज बता रहा था कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो रितिका का सिर्फ ये कहना था कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो आप बड़े टिकट साइज पे फोकस क्यों नहीं करते। एंड शी लिटरली यूज्ड टू पुश मी कि आपने इनसे बात की, आपने इनसे बात की, आपने इनसे बात की। कई बार वो नाम जो मैंने कभी डिस्कस किए थे ना, शी हैड ऑल दोज नेम्स, वो थे उनके दिमाग में कि आपने इनसे बात क्यों नहीं करी, आपने इनसे क्यों बात नहीं करी, आप इनसे बात करिए। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट, सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं इस पूरे प्रोसेस में देखूं तो मैं आपको बता सकूं मैंने ये किया, इसकी वजह से इतने चीजें बिक गई। अगर मैं कुछ चीजें गैदर कर पाऊं और समझ पाऊं तो मुझे लगता है कि जब आप काम कर ही रहे हैं तो सारे टिकट साइज पे करिए। सबसे पहले तो खुद के अंदर का बैरियर हटाइए कि महंगा प्रोडक्ट है। जब किसी काम की यूटिलिटी नहीं है, जैसे हम मार्केट में यही तो बोलते हैं, हमारे न्यूट्रलाइट डेली जो मार्केट के मल्टीविटामिन आते हैं उनसे थोड़ा कॉस्टली आता है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा इफेक्टिव है। हम कई बार डेमो करके बताते हैं ना लोगों को, फेस वॉश का डेमो करते हैं तो कई बार बताते हैं कि देखिए ये तो
बिटाडीन साफ नहीं कर पाया, पोल्यूशन साफ नहीं कर पाया, तो हमारा वाला देखिए साफ कर देता है, तो भले वो 100 रुपए का और हमारा वाला 250 रुपए का, तो वर्थ इट है 250 वाला यूज करने का। तो यही सेम चीज तो वहां पे बतानी है कि वहां पे भी लोग 10-15 हजार रुपए तो खर्च कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज के लिए कर रहे हैं जो वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं जो फुल ऑफ बेनिफिट है और आप उसकी यूटिलिटी रहेगी कम से कम उनके साथ। दूसरी जो बात थी ना वो वही है कि शायद मैंने सोच के ऊपर काम किया, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं काम कर सकता हूँ, और जैसे आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं से रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो पहला ऑर्डर आया ना, आई थिंक दैट हैज गिवन मी मोर बूस्ट। जैसे आप कभी वजन कम करने के लिए काम करिए और पहला 1 किलो जब कम होता है तो आपको लगता है आप सही डायरेक्शन में, और शायद उसने काम किया ये। और फिर ये भी रहा कि मैं 4-4 घंटे कई बार मैं इसी कुर्सी पे बैठ के काम कर रहा था, 4-4, 6-6 घंटे में सिर्फ और सिर्फ इसी चेयर में। तब तक उठता नहीं था, कुछ सेट टारगेट बना रखे थे कि आज इतना काम करना है, आज इतना काम करना है, और एक बार इतने लोगों से बात करके देखते हैं, इतने लोगों से बात करके देखते हैं। तो मैं कहूँगा एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा ना इंटरनल फैक्टर्स बहुत काम किए। मेरे इंटरनल डायलॉग्स जो थे वो पॉजिटिव थे, बहुत डाउट था नहीं। मैंने ये फोकस नहीं किया कि मैंने 40 लोगों को भेजा है, मैंने तो इस पे फोकस किया कि मेरे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज कितने आए। कई बार हम इस बात से भी घबरा जाते हैं कि हमने 70 लोगों से बात की, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। वो तो होगा, लेकिन आपको फोकस कहाँ करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस पर फोकस करिए जो आपको हाँ कहने वाले लोग हैं। और मेरे ख्याल से सिर्फ यही छोटी छोटी बातें थी जो बहुत इफेक्टिव रही मेरे हिसाब से। और मैंने कई बार मैंने एक चीज देखी है, बहुत बड़ा वीडियो भेज देते हैं लोगों को, बहुत बड़ा लीफलेट भेज देते हैं, शायद वो गलती होती है। आपको श्याम सर से एक बात मैंने समझी है, जानते हम सब है, लेकिन जो समझाया श्याम सर ने वो यही था कि आपको सबसे पहले नीड क्रिएट करने वाली बात होनी चाहिए, आई थिंक। और वो बहुत छोटे से क्वेश्चन के साथ हो सकता है कई बार। तो मैंने वही वाला काम पूछा था लोगों से कि इसका सोल्यूशन है मेरे पास, आप इंटरेस्टेड हैं? तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया। जिन्होंने रिस्पॉन्स किया फिर मैंने वो फिल्टर आउट हो गया ना, मतलब 40 में से अगर 12 रिस्पॉन्सेज आए तो मुझे पता था यही वो 12 लोग हैं जिनके साथ बात करनी है। फिर 12 के साथ 6 पे रिटेलिंग हो गई। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा उनमें से कुछ ऐसे लोग थे कि मदर थी और मदर ने उनके बोला, वो नोएडा में कस्टमर मेरे और उनकी मदर लखनऊ में, तो उन्होंने बोला कि मदर के लिए आप भेज दीजिए। जब मदर को मैंने भेजा उनकी, तो उनकी मदर का फीडबैक क्या है कि बेटा पता नहीं लेकिन बहुत बढ़िया है, इससे नींद बहुत अच्छी आई और ऐसे लग रहा है कि घर थोड़ा साफ हो गया। और जब उनका ये फीडबैक था तो अब आप देखिए सेटिस्फाइड कस्टमर का ही ये होता है। तो ही है, वो थोड़ा बड़े बिजनेसमैन है और उनके थ्रू एक IAS ऑफिसर ने वो प्रोडक्ट हमसे बाय किया। उन्होंने बोला कि बताया होगा अपने अधिकारी को कि ऐसा ऐसा है एंड आई हैव बॉट इट फॉर मेरी मदर के लिए मैंने खरीदा, लेकिन उससे मदर का फीडबैक ये है। तो उन्होंने बोला यार मुझे मंगा दो, तो उन्होंने मेरा नंबर दिया एंड कोऑर्डिनेट करके मैंने उनके घर पे डिलीवर करवाया। तो आप अब कई बार हम मैं सोचता था कि अगर मैं टारगेट ये बनाता कि मैं इस बार सिर्फ 25 डेली बेचूंगा तो मैं पर्सनल 2000 PV की प्रोडक्टिविटी कर ही नहीं पाता, क्योंकि 25 डेली में कितना PV मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि डेली का टारगेट नहीं बनाना है, लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आई कि अगर टारगेट बनाना भी है तो व्हाई नॉट दीज बिग प्रोडक्ट्स, और शायद ये उसी का नतीजा है और कुछ नहीं। सर मेरे ख्याल से इतना ही, अगर आप कुछ और पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नीलेश, एक बार नीलेश के लिए बढ़िया से क्लैपिंग होनी चाहिए, राजीव मदेशिया जी के लिए और नीलेश के लिए। बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया। एक चीज मैं फ्रेंड्स बता दूं, नीलेश का मैं स्पॉन्सर भी हूँ, नीलेश का बड़ा भाई भी हूँ, नीलेश का लोकल गार्जियन भी हूँ, और क्या क्या हूँ अब मैं कितना बताऊं। नीलेश ये क्यों कर पाए मालूम है? नीलेश कोई भी मीटिंग वीडियो ऑफ करके नहीं अटेंड करते। पहली शर्त आप लोग सुनिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, जिन्होंने एक प्रोडक्ट पे 50,000 रुपए उस प्रोडक्ट से बनाया, 50,000 रुपए है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 50,000 उस प्रोडक्ट पे बनाया। उनको सुनने के लिए भी अगर कोई वीडियो ऑन करके नहीं सुनेगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है इसका मतलब सीरियस नहीं है उनको सुनने के लिए भी। ये मॉर्निंग सेशन है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है अभी आप रेडी ना हो, लेकिन मैं आपको जस्ट एक बात याद आई, क्योंकि कोई भी सेशन मैंने नहीं देखा है कि नीलेश वीडियो ऑफ करके देखे। वीडियो ऑफ करने का मेरा मतलब ये नहीं है, वीडियो ऑफ करने का सीधा सा मतलब है कि कहीं कहीं सुनने में लापरवाही हो रही। आप उतने चैतन्य हो ही नहीं सकते, आप उतने अटेंटिव हो ही नहीं सकते वीडियो ऑफ करके। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, नीलेश एक प्रोडक्ट पे इतना बड़ा टर्नओवर इसलिए कर पाए कि किसी भी मीटिंग को बहुत सिंसियरली अटेंड करते हैं। नीलेश इसलिए इस प्रोडक्ट पे कर पाए, आप लोग भी करते हैं, मैं चूंकि नीलेश की बात हो रही इसलिए बार बार नीलेश का नाम ले रहा हूं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मेरे से ये
आधे घंटे से 45 मिनट बात न करें। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जिसमें मैं रफली अगर बात करूं तो नीलेश और रितिका मेरे साथ काउंसलिंग के लिए व्याकुल ना हो, वो अलग बात है, कभी कभी ना कर पाए व्यस्तता के नाते, लेकिन इनके दिमाग में चलता रहता है सर के साथ मुझे बैठना, एक हफ्ते के अंदर हफ्ते में इन्होंने क्या क्या किया ये बताने के लिए। दूसरी बात नीलेश ने इसलिए किया, एक ब्रिट के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और अपने अपलाइन के बहुत बहुत जबरदस्त अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं देखता हूं नीलेश जब बात करते हैं बहुत सारी चीजें, मैं इनको ऐसा नहीं है कि मैंने सब बताया, ये तो खुद ही इतने शार्प हैं, इतनी बड़ी कंपनी इस पोजीशन पे, लेकिन क्रेडिट मुझे देते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये बड़प्पन क्या बात है कि काम तो ये कर रहे हैं, क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, सर के नाते मैंने किया। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है ये बड़ा मायने रखता है। आप अगर अटेंटिव हर जगह रहेंगे फ्रेंड्स तो फायदा जरूर मिलेगा। अब जैसे नीलेश ने ये टर्नओवर किया तो ऐसा एक चीज मुझे समझ में आती है, अगर किसी ने किया तो दूसरा भी कर सकता है, लेकिन वो हंगर, हाँ नीलेश की दूसरी खासियत मैं बताऊं कि नीलेश टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं, इनका बड़ा टारगेट है एमबी को लेकर। अब एक चीज और बताऊं, नीलेश का और फोकस रहता है कि अगर ये एक राइट एग्जाम्पल नहीं पेश करेंगे तो इनकी टीम के लिए राइट एग्जाम्पल। हमारी इनकी जब बात हुई थी तो हर एक, जब पहला बिका है तो भी हमारी बात हो रही थी, दूसरा बिका, जब 3-3 एक दिन में बिका है तो भी हमें याद है, लेकिन एक राइट एग्जाम्पल टीम को राइट। तो मैं आप सबको बोलूंगा अगर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है नीलेश से तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ पूछना है नीलेश से कि 10 दिनों में, शुरू के 10 दिनों में 6 मिनी कैसे निकाला। इन्होंने एक बात बोला था, काम मई में नहीं शुरू हुआ है, काम अप्रैल में शुरू हो गया था। काम का मतलब इन्होंने मानसिकता बना लिया था, मन बना लिया था कि मैं मिनी पे काम करूंगा मई में। तो अक्सर मैं एक बात कहता रहता हूं कि कोई चीज पहले आपके दिमाग में बनती है फिर असलियत में बनती है। मैं आप लोगों को मौका देता हूं, फ्री करता हूं कि आप नीलेश से कोई सवाल पूछें। नीलेश कोई पूछने वाले कि मैं पूछूं? नीलेश नॉर्मली जैसे आप मुझे कॉल करते तो आपके अंदर जैसे क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था? कई बार लोगों को लगता है कि वो रेट को लेकर ये लेगा नहीं लेगा, आपके मन में जो थॉट प्रोसेस था, हालांकि आपने बोला है बट सर देखिए क्लियर और करना चाहूंगा। कई बार ना मैंने फील किया है मेरे अपने खुद के अनुभव से, जब भी इनफैक्ट मैं आपसे भी बात करता हूँ ना, तो आपने एक दो बार ये बात पहले कभी काउंसलिंग में कही थी कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए आप ये मुझसे पूछ रहे हैं। ये सवाल अभी उनका है ही नहीं तो आपके दिमाग में कैसे आ गया? और आज सर ये बात बहुत बहुत ऑब्वियस है। आप जो मैंने समझा, जिसने इस पूरे खेल को आसान बनाया मेरे लिए, वो ये था कि मैं उसको ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को 200 पीवी एक प्रोडक्ट में मिलेगा, मैं प्रोडक्ट इसलिए उसको दे रहा हूँ कि उसकी फैमिली को एक सेफ्टी दे सकता हूँ। और सर सच्चाई यही है, मतलब 1% मेरा थॉट प्रोसेस शायद ये नहीं था उस टाइम पे किसी से बात करने का कि मैं उनको ये प्रोडक्ट बेच दूंगा, और जितने भी लोगों से मैंने बात की थी उनसे मैंने न्यूट्रलाइट से रिलेटेड बात की थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये बात जरूर पिच की थी उनको, एक बढ़िया इंटरनेशनल क्वालिटी का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मेरे पास, जो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को भी हेल्प कर रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप बताइएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 40 लोगों को व्हाट्सएप कर दिया और उसके बाद शांति से बैठ गया था। मैंने जिन लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स किया था उनको तो उनकी क्वेरी हैंडल कर ही रहा था, लेकिन उससे पहले भी मैं लोगों को जब कॉल कर रहा था तो ये बात बता रहा था कि एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी नीड होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में। और मैंने ये बात सर मेरे खुद के दिमाग में थी कि प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं है, क्योंकि मैं वाकई इस बात को समझता हूँ, मैं 2 मोबाइल हैं और एक आधा मोबाइल उसमें से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली भी है, तो मुझे बात पता है कि अगर आदमी 2 साल के लिए एक मोबाइल में 1 लाख रुपए लगा सकता है तो उसका मतलब है कि वो बात उसको समझ में आई होगी कुछ ना कुछ, मे बी फॉर स्टेटस मेंटेनेंस या कुछ किसी भी चीज के लिए। तो जिसको स्टेटस की बात है, अगर आपने उसकी नीड जनरेट कर दी तो स्टेटस तो उसका वैसे ही वो आईफोन लेके यूज कर रहा है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बढ़िया भाई आईफोन इसलिए लोग यूज करते हैं ना, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनल हाईएस्ट सेलिंग फोन, अच्छे स्टेटस का फोन है, अच्छे लोग यूज करते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं भी, बस उसको पता नहीं इन्फॉर्मेशन देनी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे बढ़िया क्वालिटी का एटमॉस्फेयर जो प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर है, वो आपके पास है। नीलेश एक सवाल, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आप बोलिए प्लीज। नीलेश एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप किस पैकेज पे हैं ये मुझे पता है,
जिस पैकेज के लिए लोग सपना भी नहीं देख पाते, उस पैकेज पे आज भगवान ने आपको रखा है। एमवे में भी अच्छी पोजीशन पे है। तो एक ऐसी क्या चीज थी जो 4 घंटे आप कुर्सी पे बैठ के, 5 घंटे कुर्सी पे बैठ के वो टारगेट, वो कौन सी एक ऐसी चीज थी जो आपको इतना काम करने के लिए प्रेरित करती है? सर वो बात वैसे आप बोल चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा बोलूंगा। वो यही है कि मुझे एक बात समझ में आती है सर कि अगर मैं इस बिजनेस में प्लैटिनम हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिस टीम के साथ मैं प्लैटिनम गया हूँ, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे पास है, और कहीं ना कहीं बीइंग लीडर उनके लिए मुझे एक रोल मॉडल बनना था कि मुझे ये बताना था कि इतनी पीवी की जा सकती है। ये एक माइंडसेट था। अभी तक हम सिर्फ 300 पीवी और 500 पर्सनल पीवी की बात करते थे, तो हम 1000 पर्सनल पीवी की बात क्यों नहीं सोच सकते हैं? दो ही चीजें इस बिजनेस में, या तो आप नेटवर्क एक्सपैंड करते हैं या तो आप रिटेलिंग करते हैं। और टीम में बहुत तरीके के खिलाड़ी होते हैं, कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई अच्छा बैट्समैन, कोई अच्छा विकेट कीपर। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारी टीम में जो अच्छी रिटेलिंग करते हैं, तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना था। मुझे याद है सर, जब आप हम में से मैक्सिमम आपकी जो डायरेक्टली प्लैटिनम से आज के डेट में स्पॉन्सर हो चुके थे, वो टाइम पे भी आप प्लान दिखा के स्पॉन्सर करते थे लोगों को और फोटो डालते थे। मेरे लिए उससे बड़ा मोटिवेशन अपनी विड्थ बढ़ाने का कोई नहीं था। मेरे लिए प्लान दिखाने का उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं था। कोई ब्रिड की सीडी, कोई बीबीएस उससे ज्यादा काम नहीं करती थी। ये बात की समझ थी मुझे कि मेरी टीम जितना मुझसे मोटिवेट होगी उतना आपसे नहीं होगी। तो उसके लिए तो बीड़ा मुझे ही उठाना था, और मैं चाहता था कि मैं ये 500-700 पीवी का माइंडसेट तोड़ूं और 1000 पीवी के क्लब की बात करूं लोगों से। लेकिन वो करने के पहले मैं खुद वो करना चाहता था, तो शायद इसीलिए मैंने वो किया। वेरी गुड। किसी के मन में कोई सवाल आया? चलिए, हालांकि मैं सब जानता तो हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए मैं नीलेश से पूछ लूं। मुझे तो एक मिनट की खबर रहती है। नीलेश मतलब कब जौनपुर जा रहे हैं, कब जौनपुर से आ रहे हैं, कब मम्मी कहाँ, क्या एक मिनट की खबर रहती है। तो मैंने जैसा इशारा कर दिया। अब मैं हैंड ओवर करूंगा अमित को फिर से। ओवर टू अमित। थैंक यू सर, थैंक यू श्याम सर, थैंक यू नीलेश सर। जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया, आई नो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलने वाली है, और वही बाकी बचे हुए 15 दिनों में हर कोई एक का टारगेट ले सकता है इसको निकालने का। तो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट आवर डायमंड श्याम सर, और श्याम सर हमको हेल्प करेंगे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कि आज का सबसे बड़ा चैलेंज है, चैलेंज क्या कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। यंग जनरेशन स्पेशली इस पे ऊपर काम कर रही है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। तो वेलकम श्याम सर। ताली कर सकते हैं आप, मेरे लिए भी ताली कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे मन में ऐसे आया, हालांकि मैं इस फील्ड में बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता रहता हूँ कि एक आदमी क्या सोचता है, कैसे करता है, क्या उसके मन में चलता है। तो कल मॉर्निंग वॉक करते करते मेरे मन में ये बात आई कि आखिर हमारे सारे लीडर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रॉस्पेक्टिंग के लिए। मे बी वो फेसबुक पे बहुत सारे हैं, सोशल मीडिया पे इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या वजह है? तो मैंने ये पाया कि जल्दबाजी कर देते हैं हम उनके सामने अपनी बात रखने में। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, डिटेल में, चूंकि आज हमारे गेस्ट स्पीकर आ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, जल्दबाजी करना, जैसे मैं किसी से मिल रहा हूं अगर, तो तुरंत अपनी बात को रख देते हैं, तो वो चीप लगता है। अब अगर मैं बात करूं तो मेरी जिंदगी में उषा जब आई तो शादी के पहले कितने प्रोसेस हुए। पहले हमारे फादर इन लॉ आए, तो शादी पिताजी हाँ कर दिए, करने का मन नहीं था, तो उन लोगों को पता था लड़का आईएएस बनेगा तो थोड़ा जल्दी करके खत्म कर दो, नहीं तो जब आईएएस बन जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो होता है ना गांव में। तो मेरे फादर इन लॉ मेरे रिश्ते में आते, तो बोले अगर शादी नहीं करेंगे तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो अतिथि देवो भव, तो ये हुआ कि चलिए शादी हो गई। अब शादी पहली मुलाकात में तो ये हुआ कि किया जाएगा, दूसरी मुलाकात में फिर और लोग उनके घर से आए। देखिए मुलाकातों का सिलसिला बता रहा हूँ। दूसरी मुलाकात में फिर वो कई लोगों के लेके आए अपने घर का, तीसरे में फिर रिश्तेदारों को लेके आए, चौथे में पता चला परीक्षा हुआ, पांचवें में तिलक हुई। मुलाकात देखते रहिए। और छठे में गोद भराई का प्रोसेस नहीं था, लेकिन वहां भी उस समय था कि रिश्तेदारों से कैसे क्या क्या चीजें, बड़ी भाभी का मुझे याद है, ये प्रोसेस चल रहा अभी। और 7वें 8वें पे जाके शादी हुई। और मेरा तो एक स्टेप और हुआ, मेरा गौना भी आया फिर बाद में। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उषा मेरे साथ बगल में जब बैठी तो 7वें 8वें प्रोसेस में बैठी। शादी के टाइम पे जब मेरे जस्ट बगल में बैठी, मेरे बाएं,
मेरे बाएं जब वो बैठी तो ये 7वां 8वां प्रोसेस था, और शायद जब हम लोग घर आए तो 9वां प्रोसेस रहा होगा, और फिर हम जब दोनों एक दूसरे से मिले कायदे से तो शायद वो 10वां प्रोसेस था। अब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं आपको कि आप जल्दबाजी ना करें। अगर आप ऑफलाइन जो भी कर, एक प्रोसेस, एक कम से कम ये उस आदमी को जानने दीजिए कि वो बहुत प्यारे इंसान से मिल रहा है। ऊपर से आप आधार कार्ड, अकाउंट प्रूफ, मेरे से एक आदमी बीमा हुआ मेरा, वो पैन कार्ड मांग रहा है, 6 महीने से मैंने दिया नहीं, और शायद वो सही आदमी है लेकिन मुझे शक है मैंने दिया नहीं पैन कार्ड। अब आप सोचो कि एक अपरिचित आदमी, आप उससे सब मांग रहे हो। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप एक लेवल का बना लेते हैं रिलेशन और फिर आप उसको बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा आप करो, ये डॉक्यूमेंट्स है और आप अगर नहीं कर सकते तो घर में, और वो फेसबुक पे है तो उसको तुम आस्क करते हो ये ज्वाइनिंग करने में, हम बोलते भैया आप ही कर लो। और मैं क्या कहता हूं, अभी हमने रिसेंटली 3 दिन पहले ज्वाइनिंग कराई, उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट लिया, एक बार लिया, मैंने कहा दोबारा आप क्यों मुझे फायदा देते हो, ये फायदा आप ही रखो, मुझे आपसे फायदा नहीं कमाना, भगवान ने मुझे बहुत दिया है। अब सामने वाले को क्या लगता होगा, तो बोले कैसे, मैंने बताया ऐसे। अब वो जाते हैं एडीसी से सामान खरीदते हैं, अभी पता चला 200 पीवी करने वाले हैं, अब मुझसे पूछ रहे हैं और डिटेल में बताइए शुरुआत कैसे हुई, रिश्ता कैसे बना। वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर में मिला था 5-6 साल पहले, फिर उनका फोन आता है, मैंने पहले दिन उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनने की बात नहीं कही, ध्यान दीजिएगा। जब वो 2-3 बार लिए तो मैंने कहा इतना पैसा मुझे क्यों देते हैं, और मुझे पता है मेरे से बहुत कम कमाते होंगे वो। तो भाई मैंने कहा भगवान ने हमें बहुत दिया, आप हमें मत दो, और 200 पीवी करेंगे तभी तो मुझे बहुत बचेगा। और दूसरा, मेरे परमानेंट हो गए, मैं यहाँ भी बिजनेस ही कर रहा हूँ। पता चला प्रोडक्ट खूब लेते हैं, एक दिन कोई एडीसी पे टकरा गया, अब बोला सुनिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, बोले अरे आइए तो मैं इतना बड़े व्यक्ति तो नहीं हूँ, तो मैंने कहा इनको परमानेंट पहले कर देते हैं, राइट, और उनको उनका फायदा दिखाते हुए, बात समझ रहे मेरी, तो एक स्टेट एक लेवल पे लाइए रिश्ते को, फिर ऐसा करिए। मुझे आज केवल इतना ही कहना है, और आज के लिए मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल अब तैयार हो जाओ। अमित जी को मैं हैंड ओवर करूंगा फिर से। ओके, ओवर टू अमित जी। थैंक यू सर। इस इंफॉर्मेशन से नो डाउट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। थैंक यू। तो नाउ इट्स टाइम फॉर बिग स्पीकर। सो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं मिस्टर कल्पना एंड निम्बा राठौर। सो आप सभी की मदद से मैं ग्रेट क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा कल्पना एंड निम्बा राठौर, न्यू गोल्ड प्रोड्यूसर। ओके, श्योर, एक बढ़िया सी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे उनके लिए, हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, और उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया अभी महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरह स्ट्रगल करके जिस तरह चीजों को हासिल किया उन्होंने। और मैं अब आप लोगों को बोलूंगा कि ये लखनऊ वाली क्लैपिंग मुझे नहीं लगी, लखनऊ का वेलकम अलग होता है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए, और ये आवाज महाराष्ट्र तक जानी चाहिए, महाराष्ट्र तक जानी चाहिए आवाज। ओके, बहुत प्यारे दोस्त हैं, थैंक यू। अब 1 मिनट भी मैं चाहूंगा कि आपका मैं न लूं, क्योंकि आप मुझे पता है व्याकुल है सुनने के लिए, हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है, निम्मा जी बहुत एक्साइटेड आपको सुनने के लिए, और काफी दिनों से हम चाह रहे थे कि हम अपनी टीम से आपको मिलवाएं। आपकी व्यस्तता ऐसी थी, यहाँ रिकॉग्निशन वहाँ रिकॉग्निशन, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा बाद में ही टाइम आपका लेता हूँ, और आपके डायमंड मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो मेरा सोर्स भी अच्छा था कि मैं आपको तो, लेकिन मैं बहुत ही हिसाब से चाहता हूँ कि सोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था मैं, मुझे लगा नहीं जब आप फ्री होंगे तभी मैं आपका टाइम लूंगा। तो ओवर टू यू निम्बा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सारा हमें वैल्यू दी, तो बहुत अच्छा लगता था। और सबसे पहले कि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और जैसे कि मेरा नाम निम्बा राठौड़ और मेरी वाइफ कल्पना राठौड़, और सबसे पहला मैं अपने परम पिता परमात्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से इस बिजनेस को समझने की उस भगवान ने सद्बुद्धि दी। रास्ता मिल गया था, बट उस रास्ते को करना है कि नहीं करना है
वो सद्बुद्धि देने वाले वो ईश्वर ही होते हैं। तो इस ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि दी इस बिजनेस में टिकने का, इस बिजनेस को करने का जो निर्णय लिया, उस भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही। उसके बाद दोस्तों कि जैसे बताते हमेशा कि रास्ता मिल जाता है, बट उस रास्ते पे कैसे चलना है, उस रास्ते पे कैसे सफलता पाना है, एक गुरु, एक मेंटोर, एक अपलाइन वो जरूर चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। तो जैसे बताऊं दोस्तों कि बोलते ना कि हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि एक पैदा करने वाली माँ अलग होती है और एक पालन करने वाली माँ अलग होती है। तो जैसे मैं इस बिजनेस में आ गया था और आने के बाद जैसे भगवान ने मुझे एक ईश्वर रूपी गुरु दिया, और आज जो भी कुछ मैं यहाँ पे जो भी बातें होगी दोस्तों, और जो भी आज आपके सामने निम्बा राठौड़ नहीं है, बट ये प्रोडक्ट जो मेरे गुरु है, जो मेरे मेंटोर है, और मैं उनका नाम लूंगा और आप लोग वहीं बैठ के एक जोरदार और गगनवेदी क्लैप करेंगे दोस्तों। मेरे मेंटर, मेरे गुरु, डायमंड गोइंग कैंप मिस्टर महेश कुमार एंड किरण दुबे, जोरदार क्लैप करें दोस्तों, जोरदार। तो मैं उनके चरणों में मेरा माथा रख के उनसे आशीर्वाद लेता हूँ कि वही मेरे अंदर से आज आएंगे और मेरे ईश्वर मेरे अंदर से बात करेंगे दोस्तों। मैंने दो ही भक्ति किया है, ईश्वर भक्ति और एक गुरु भक्ति, और ये दो भक्ति के कारण बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ आपको स्टोरी में मैं सुनाऊंगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि आज मैं बहुत खुश हूँ। जितना मैं गोल्ड जाने के बाद खुश बिल्कुल नहीं था, बट आज बहुत खुश हूँ क्योंकि श्याम सर ने मुझे इनवाइट किया। और सच बताऊं कि श्याम सर मेरे गुरु है, क्योंकि मेरे गुरु के भाई मेरे गुरु है। तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि सच में मैं मतलब श्याम सर के यहाँ पे मीटिंग में मतलब आया हूँ। मैं सपना देखता था कभी कभी। श्याम सर जब कल्याण में आए थे और हमारे गुरुजी बड़े प्रमोशन कर रहे थे एकदम, और श्याम सर की जो रिकॉग्निशन के लिए हम लोग इतने उत्साहित थे, इतने एक्साइटेड थे कि श्याम सर का जो रिकॉग्निशन है वो बढ़िया से बढ़िया हो हमारे कल्याण शहर में। तो उस समय मैं खुद सोचता था क्या कभी श्याम सर से मिल पाऊंगा, क्या उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए ना मतलब एक एक आशा थी बहुत बड़ी कि श्याम सर के साथ एक डायमंड के साथ फोटो होना चाहिए। मतलब आप सोच के देखो, मतलब वो सपना देखते थे हम लोग कि श्याम सर के साथ कभी फोटोग्राफी होगी हमारी, क्या कभी श्याम सर से बात करने का बात तो अलग है, बट कभी ऐसे फोटो, कभी उनको देख ले कि उनकी सीढ़ी सुनते थे हम लोग, और आज साक्षात मतलब उनसे बातें हो रही है। तो हमारे लिए दोस्तों ये करोड़ों से भी बहुत वैल्यूएबल है, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो सच बताऊं कि मैं श्याम सर को भी गुरु और उनके चरणों में मेरा माथा रख के मैं उनको नमन करता हूं दोस्तों श्याम सर को, कि क्या बताए कि श्याम सर जैसे गुरु जिस भी टीम को मिले है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे माँ बाप के पुण्य उदय रहेंगे और हमारे माँ बाप के बहुत सारे सत्कर्म रहेंगे कि जैसे निस्वार्थ गुरु हर किसी को मिलना नहीं है, हमारे कुछ नसीब अच्छे रहेंगे, इसके लिए निस्वार्थ गुरु हमारे जीवन में भगवान ने दिए, एक ईश्वर रूपी गुरु हमारे जीवन में। तो दोस्तों कि जैसे बताया कि मेरा नाम निम्बा राठौड़ है और मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, और मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैं एक जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक चालीसगांव तालुका है, और चालीसगांव तालुका से 12 किलोमीटर मेरा गांव है तलेगांव करके। और मेरे माँ बाप खेती मतलब खेती करते थे वो, और खेती करते करते मतलब मेरे जो पिताजी है वो 6-6 महीना 8-8 महीना मतलब घर पे नहीं आते थे, वो कहीं और मुकादम का काम होता था उनका। तो मेरी जो मम्मी है ना वो मतलब बहुत मेहनत करके पढ़ाती थी। और जैसे कि मेरी जो पढ़ाई हुई दोस्तों कि हम 6 बहन मेरी और हम 3 भाई थे, और 6 बहन मेरी बड़ी थी, मतलब 5 बहन बड़ी थी, एक छोटी थी मेरे से, और एक छोटा भाई था मेरा एक। तो दोस्तों क्या हुआ कि हम लोग खेती में काम करते करते स्कूल में जाते थे, और क्या बताए कि वो यूनिफॉर्म लेने के लिए भी मतलब हमारे पास पैसे नहीं होते थे दोस्तों।
तो उस समय हम किसी के खेती में जाके कुछ वहां पे कुछ काम करते थे, फिर वो पैसा आता था, फिर उस पैसे से यूनिफॉर्म लेते थे और यूनिफॉर्म पहनने के बाद हम लोग स्कूल में, फिर किताब के लिए पैसे होने चाहिए, तो किताब के लिए भी हम मतलब मेरे स्कूल में जो मेरे रिश्तेदार थे, मैं उनके वहां पे जाके पढ़ाई करता था, उनसे सीखता था दोस्तों में। मतलब ये परिस्थिति थी हमारी। तो क्या होता है ना कि भगवान बोलता है कि गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर गरीब मरना बहुत बुरी बात है। तो कहीं ना कहीं वो बातें कुछ पता नहीं थी दोस्तों। तो मैंने ऐसे ही स्कूल पढ़ते पढ़ते मैं 10वीं पास हुआ 2001 में। 54% था मुझे। और उसके बाद जो पढ़ाई मैंने मतलब शुरू किया था 11वीं में, बट क्या होते है कि कुछ परिस्थिति के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पाया दोस्तों। और उस समय में मतलब जाते जाते 19 साल मेरी उम्र थी। तो जब 19 साल का था तो 19 साल में मेरी शादी हो चुकी, क्योंकि पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ी हुई रहती थी। तो पिताजी ने सोचा कि मेरी जो छोटी बहन है तो हम एक साथ उनकी शादी कर लें। तो 19 साल की उम्र में कुछ समझ नहीं था दोस्तों, कुछ जवाबदारी नहीं थी, और उस समय में मैंने शादी कर लिया। अब शादी कर लिया तो आप करेंगे क्या आगे? तो दोस्तों उस समय मैं मुंबई आ गया। बॉम्बे आने के बाद मैंने एक विट्ठलवाड़ी कल्याण स्टेशन, मैंने विट्ठलवाड़ी स्टेशन पे मैंने भिखारी काम किया वहां पे जाके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई थी नहीं, पैसे थे नहीं, एजुकेशन डिग्री नहीं थी, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, ना क्रेडिबिलिटी थी। तो विट्ठलवाड़ी स्टेशन पे मैंने भिखारी काम किया और विट्ठलवाड़ी स्टेशन पे मैं सोता था दोस्तों। तो वहां पे काम करते करते, अभी वहां पे काम करते करते फिर मैंने क्या किया कि थाना, जो थाना डिस्ट्रिक्ट था, तो थाना डिस्ट्रिक्ट एक हम सारे रिश्तेदारों ने एक औरत थी तो उसको हम लोगों ने बहन मान लिया था। और उनका बंगला था थाना सिटी में। और उनके बंगले पे जो है ना, मतलब हमारे जो रिश्तेदार थे वो सारे पढ़े लिखे थे, तो वो सारे गवर्नमेंट जॉब में थे। तो मेरी कोई उस समय वैल्यू नहीं थी। उनको तो लगता था ये क्यों आ गया यहाँ पे। तो वहां पे फिर थाना में जाके जिसको मैंने बहन मान लिया था, उनको कुछ तो दया आया होगा मेरे ऊपर। सो उन्होंने वहां पे मुझे रखा। और उनके घर पे दोस्तों मैं बर्तन मांजता था, मैं लादी पूछता था, फिर उनकी घर की सारी सेवा करता था, उनकी लड़कियों को स्कूल में छोड़ता था दोस्तों। तो ये काम करते करते मेरे रिश्तेदार वहां पे बैठ के एकदम हंसते थे, बहुत हंसते थे कि यार देखो निम्बा मतलब बर्तन मांज रहा है। तो दोस्तों उस समय तो कुछ समझ नहीं था, बट बताते थे कि पेट के लिए तो कुछ तो करना है। अब क्या करें, उस समय समझ नहीं आ रहा था कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे, लोग क्या सोच रहे, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे। बट अंदर से एक विश्वास था कि भगवान देगा ना तो जरूर कुछ तो बड़ा देगा। एक अंदर से विश्वास था, काम कर क्या रहा था मुझे पता नहीं था, बट अंदर से एक विश्वास था कुछ तो बड़ा होगा। तो वहां पे करते करते दोस्तों मैंने ऐसे काम किया। फिर वहां से करते करते फिर मैंने एक थाना डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर ऑफिस में एक सामाजिक एक ऑफिस था, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। फिर वहां पे मैंने कुछ एजेंट का काम किया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कार्ड देना। तो वहां पे काम करते करते एक कंपनी में लगा मैं। 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में 2200 रुपया सैलरी था वहां पे। वहां पे मैंने 4 महीने काम किया दोस्तों। और 4 महीने काम करते करते मैंने वो छोड़ दिया वहां पे। और वहीं पे एक रेशनिंग ऑफिस था, और रेशनिंग ऑफिस में कुछ अपने शब्द अच्छे थे, लोगों को बहुत सबमिट कर देता था मैं, किसी की भी बात मान लेता था, किसी को ना बोलता था नहीं दोस्तों मैं। तो उस समय में रेशनिंग ऑफिस में लग गया। फिर रेशनिंग ऑफिस में मतलब काम करने लगा बहुत सारा। फिर वहां पे काम करते करते क्या होता था दोस्तों कि बहुत सारे मतलब यूपी वाले ही बहुत सारे लोग होते थे, या कुछ कर्नाटका वाले, मतलब जो अन महाराष्ट्र के, तो उनके पास जो रेशनिंग कार्ड नहीं होता था, तो वो क्या सोचते हैं कि सर गांव में भी रहने दो और इधर भी हमें आप दो बना के। तो वहां पे क्या करता था कि अनलीगली काम को मैं लीगली बना के उनको देता था। तो ऐसे काम करते करते दोस्तों बहुत सारे पैसे मैंने बनाए उस समय, बट उस पैसे को कैसे संभालना है, उस पैसे को कहाँ पे यूज करना है, ये मेरे पास नॉलेज नहीं था। तो उस समय फिर मेरा एक बड़ा बेटा हुआ,
फिर बड़े बेटे का मतलब बहुत सारा मैंने सेलिब्रेशन किया था उस समय बॉम्बे में। और एक दौर ऐसा है कि दोस्तों वो काम करते करते वही एक थाना और नासिक बॉम्बे हाईवे, तो वहां पे मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में दोस्तों वहां पे कम से कम जिस जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस जगह कोई भी व्यक्ति मतलब बचता था नहीं, सब लोगों की डेथ होती थी। बट वहां पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे नहीं था पता कि वहां पे कितने एक्सीडेंट हुए, बट मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहां पे बहुत सारी पब्लिक आई थी और वो बोल रही थी कि पहला व्यक्ति आप हो कि जो आप बच गए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वहां पे लेके दोस्तों में 5 मिनट अगर मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते तो शायद ये निम्बा राठौड़ आज आपके सामने बात कर रहा है, आज वो नहीं होता यहाँ पे। तो वहां पे दोस्तों मुझे हॉस्पिटल में घुमाया गया, फिर भिवंडी हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, फिर वहां से शहाड़ सेंचुरी हॉस्पिटल मुझे लेके गए, फिर वहां पे मशीनरी अवेलेबल नहीं था, फिर कल्याण हॉस्पिटल में मुझे वहां से लाया गया। कल्याण हॉस्पिटल में बोला गया है कि 3.5 लाख रुपए ऑपरेशन को खर्चा लगेगा। और मेरी परिस्थिति नहीं थी दोस्तों उस समय। तो मेरे जीजा जी सोशल वर्कर थे, उन्होंने बोला कि पैसे तो इतने नहीं है तो क्या करें। और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो ब्लड था मेरी हड्डी जो है ना मतलब बीच में क्रैक हो चुकी थी, वो ब्लड बाहर नहीं आया था। तो अंदर ही अंदर वो जो ब्लड था दोस्तों मतलब वो पूरा जम गया था और पैर ऐसा सूज गया था मेरा। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि डॉक्टर को जब बोले कि ठीक है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम पेशेंट को यहाँ से लेके जाते हैं, तो डॉक्टर ने मेरे जीजा जी को एक बोला कि वो जो ब्लड है उसका वो ब्लैक ब्लड हो चुका है और वो थोड़ा भी अगर ऊपर आ गया तो इसकी जगह पे डेथ हो सकती है। फिर भी जीजा जी ने वहां पे रिस्क लिया दोस्तों, क्योंकि पैसे नहीं थे तो क्या करे। वहां से रिस्क लिया दोस्तों, फिर वहां से कल्याण से मुझे फिर मेरे गांव लाया गया। 5 घंटे में मुझे गांव में शिफ्ट किया दोस्तों। फिर वहां पे 2-3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर गांव में मतलब बोलते ना कि जब हमारा शरीर जब बेड रेस्ट हो जाता है ना तो हम सभी के ऊपर बोझ बन जाते हैं दोस्तों। जब हमारे पास सब कुछ होता है ना तो सारे लोग आ जाते हैं, सारे लोगों के फोन आते हैं। पर जब परिस्थिति विकट हो जाती है दोस्तों तो सारे रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ भी यही हुआ। जब मेरे पास पैसे थे तो बहुत सारे मेहमान आते थे, बहुत सारी मतलब सेलिब्रेशन होती थी, बहुत कुछ होता था। और जब मेरे ऊपर वो परिस्थिति आई तो किसी ने वहां पे हेल्प नहीं किया मुझे। तो उस समय दोस्तों हॉस्पिटल का जो भी खर्चा था मैं इधर उधर से लेके मैंने वो खर्चा पेड किया। फिर मैं बताया कि अब क्या करूं। जो मेरे बच्चे जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे और उस समय मेरे बच्चे को पहनने के लिए कपड़े नहीं था। और मेरी वाइफ उस समय मतलब खेती में जाती थी 100 रुपया बिगारी काम पे, और वो 100 रुपया लाती थी दोस्तों कमा के, और हमारा घर चलता था उस समय, क्योंकि कोई इनकम सोर्स ही नहीं था मेरे पास। तो वो करते करते दोस्तों फिर अब डॉक्टर ने बोला कि 1 साल आपको बेड रेस्ट करना ही है। दोस्तों मैं 4 महीने में उठ गया था। मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब आप मुझे जाने की अनुमति दो, आप चेक कर लो मुझे, क्योंकि मेरी मजबूरी है, अगर मैं नहीं जा पाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप जा सकते हो पर थोड़ा संभाल के आप काम करना। फिर वहां से दोस्तों मैं वापस मुंबई आया और वापस वही पैर को लेके मैं ट्रेन में सफर करता था, फिर काम पे जाता था, कुछ पैसे आते थे, फिर उससे घर चलता था दोस्त। तो काफी मेरे ऊपर फिर मेरी जब शादी हुई थी तो पिताजी 6 महीने बाद एक्सपायर हो चुके थे। मई महीने में मेरी शादी हुई थी 24 में, और पिताजी 11 दिसंबर को मेरे एक्सपायर हो चुके थे। और उस समय मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि मम्मी भी बहुत सारी हॉस्पिटलाइज रहती थी, एक छोटी बहन भाई था, उनकी पढ़ाई किया, फिर उनकी शादी किया। उनकी शादी में जो कर्जे लिए थे मैं बाहर से, उस कर्जे का डबल ट्रिपल कर्जा मेरे ऊपर हो चुका था। और मेरी हेल्थ भी काफी डैमेज रहती थी उस समय। क्या करे अभी, वो कर्जा पेड करने के लिए जो मुझे पैसे आते थे वो तो खाने के लिए नहीं होते थे, तो कर्जा कहाँ से पेड करूं। तो उस टेंशन उस स्ट्रेस से काफी मेरी हेल्थ डैमेज हो चुकी थी। तो क्या करे सोचता रहता था दिन भर रात भर की क्या करूं, क्योंकि अंदर से नीयत अच्छी थी कि लोगों का 1-1 रुपया देना है दोस्तों। तो उस समय मुझे बहुत सारे ऐसे व्यसन लग चुके थे, क्योंकि मैं अच्छा एजेंट का पैसा मुझे आ रहा था उस समय,
और उस व्यसन के कारण ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो बड़ा दोस्तों। फिर मेरी मम्मी एक बात बोलती थी कि बेटा अगर तू व्यसन मुक्त हो जाएगा तो भगवान तेरे को चाहे वो जिंदगी दे देगा बेटा। बट समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि बुरी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है दोस्तों। ये मेरा प्रैक्टिकल है। आप लोगों के अंदर वो सारी चीजें नहीं होगी, बट मेरे अंदर वो सारी चीजें थी दोस्तों। तो उस बुरी आदत के कारण बहुत सारा लॉस हो चुका था, मैं पैसों के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। तो मम्मी हमेशा बोलती थी, बट मम्मी को मैं एक बात बोलता था कि मम्मी सब कुछ बोल, बट वो चीज छोड़ने के लिए मत बोल मुझे, आप समझ लो वो चीज क्या है। तो हम लोग ड्रिंक भी करते थे दोस्तों। तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारा कर्जा ऊपर था, तो आदमी पागल हो जाता है, फिर उसको अच्छा रास्ता भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उसको इंस्टेंट चाहिए पैसा, तो मुझे पैसा इंस्टेंट चाहिए था। तो क्या करें अभी, तो अलग अलग रास्ते हम लोग तलाश रहे थे दोस्तों। फिर मैं गांव से जब आया तो मेरे जो स्पॉन्सर है, मुझे जिन्होंने इस बिजनेस में लाया, वो मुझे पहले से मुझे बोलते थे कि काका आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, कम पढ़ाई होने दो बट बहुत कुछ कर सकते हो आप। तो उस समय मेरे स्पॉन्सर ने मुझे फूड एंड ड्रग्स ऑफिस में थोड़ा सा वहां पे पहचान करके कुछ काम दिया। फिर मैं फूड एंड ड्रग्स ऑफिस का काम करने लगा। फिर वो करते करते फिर मम्मी का बार बार फोन आता था कि बेटा तू वो चीज छोड़ दे, बेटा वो चीज छोड़ दे। कि मम्मी को जो मेरी मम्मी की जो प्रेयर थी, मेरी मम्मी की जो तड़प थी दोस्तों, मेरे मम्मी की जो मेहनत थी, मेरे मम्मी ने जो दुख सहा था, कहीं ना कहीं भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा थी मम्मी के ऊपर। और मम्मी के पुण्य उदय के हिसाब से मम्मी का कुछ सत्कर्म रहेगा। तो मैंने एक डिसीजन लिया दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर के घर पे हम लोग पार्टी कर रहे थे, और वहां से मैंने उठा रात को 11:30 बजे, घर पे आया। एक रत्नागिरी करके एक शहर है यहाँ पे, वहां पे एक जगत गुरु स्वामी नरेंद्र महाराज करके थे, वहां पे एक व्यसन मुक्ति का एक बड़ा ये था। तो वहां पे दोस्तों मैं रात भर सोया नहीं, वहां पे मैं सुबह सुबह पहुंचा दोस्तों। और वहां पे पहुंचने के बाद 3 दिन वहां पे प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण कुछ ऐसा थोड़ा बेड़ा कुछ भी नहीं दोस्तों, वहां पे प्योर एजुकेशन पार्ट हुआ। और उस प्रशिक्षण के दौर अभी बहुत सारे लोग आए थे रिश्तेदार वहां पे मुझे, कि वो बोले आप छोड़ने वाला है ना तो आखिरी बार तू पी ले। तो मेरी कोई इच्छा नहीं हुई थी दोस्तों, वहां पे कोई इच्छा नहीं हुई मेरी। मैं बोला बिल्कुल नहीं भैया, आपको पीना तो आप पी लो, बट मैं तो नहीं पीऊंगा। अंदर से वो इच्छा नहीं हुई मेरी, क्या पता भगवान मेरे अंदर स्वयं आ गए थे, मुझको पता नहीं था। तो वहां पे 3 दिन रहने के बाद दोस्तों उस जगत गुरु ने बोला था कि अगर आप जैसे मैंने बोला हूं, अगर आप उस शब्द पे ऊपर अगर आप चलते हो तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आपको चाहे वो मिल सकता है, ये गारंटी मेरी है। वो एक विश्वास लेके वहां से आया था दोस्तों, और अंदर से तो पहले से चल रहा था कि कुछ तो बड़ा होगा, कैसे होगा कब होगा कुछ पता नहीं था दोस्तों मुझे, बट अंदर से एक विश्वास था। तो उस समय वहां से मैं आया दोस्तों, और 4 महीने बाद मेरे घर पे एक बेहतरीन, एक ईश्वर रूपी अपॉर्चुनिटी, एमबे अपॉर्चुनिटी मेरे घर पे आई। मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मतलब जिनके साथ बैठता था उठता था, वही अपॉर्चुनिटी लेके आया मेरे घर पे। और उस समय दोस्तों मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी, तो बैंक अकाउंट का तो कोई हिसाब ही नहीं होता है, क्यों खोलूं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट नहीं था मेरे पास उस समय। पंत प्रधान मोदी जी की वो जनधन की योजना चल रही थी कि 0 अकाउंट में आप अकाउंट खोल सकते हो, 0 पैसे में। तो मैंने वहां पे मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं था, पर पैन कार्ड और रेंट का एग्रीमेंट था, उसके ऊपर मैंने वो अकाउंट ओपनिंग किया। फिर अकाउंट ओपनिंग करने के बाद मैंने एमबे ज्वाइन किया। एमबे समझ में कुछ भी नहीं आया दोस्तों, बिल्कुल नहीं आया। बस वो जो स्पॉन्सर मेरे रिश्तेदार थे उनके ऊपर विश्वास था। विश्वास इसलिए था क्योंकि उन्होंने हर पल मुझे कहीं ना कहीं एक यू टर्न दिया था, हमेशा मुझे होप देते थे वो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। उनके विश्वास से मैंने एमबे ज्वाइन किया दोस्तों। समझ में कुछ नहीं आता था, प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है समझाया गया। फिर प्रोडक्ट यूज करते थे, खास कोई समझ में नहीं आया था। फिर उसके बाद अपलाइन सीडी देती थी, तो अपलाइन बोलती थी, बहुत प्रमोशन करती थी कि निम्बा जी ये सीडी ना ऐसा, इसको सुन लेंगे ना तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आपकी जिंदगी में बहुत सारा कुछ अलग हो जाएगा।
तो वो सीडी में रख देता था, अपलाइन को बोलता था यस सर मैं जरूर सुन लूंगा, आप बेफिक्र रहो। और वो सीडी जैसे देते थे वैसे वो पड़ी रहती थी। अब मुझे पता नहीं उसके ऊपर वो प्लास्टिक का कवर होता है पैक, बिल्कुल नहीं। और जब अपलाइन 1-2 दिन बाद घर पे आती थी और मुझे बोलती थी कि निम्बा जी आपने सीडी सुना? अरे सर क्या सीडी था, वाह जबरदस्त। और जब उनको वो बोलते थे आप मुझे दे दो, दूसरी बार दूसरे को देना है सीडी, तो मैं जब सीडी देता था और वो देखते थे कि इसका पैकिंग ही अभी तक खुला नहीं है, तो निम्बा जी कैसे बोल रहे कि सीडी बहुत अच्छी थी सर, वो हंसते थे। और मुझे लगता था कि यार ये हंसने को इनको क्या होगा ऐसा। तो मतलब बोलते थे ना कि अपलाइन को उल्लू बनाता था। क्यों? बाहर की दुनिया में लोगों को उल्लू बनाना सीख गया था ना, तो अपलाइन को भी उल्लू बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। वो किताब पढ़ने के लिए बोलते थे, खाली बस उनके मुंह पे हाँ बोलता था, बट किताब बिताब कुछ पढ़ता था नहीं दोस्तों। और अपलाइन तो ऐसी होती है कि आप पढ़ो, आप सुनो या ना सुनो, वो तो हमेशा आपको प्रेम करते रहेगी, क्योंकि वो आपके जीवन में, हमारे जीवन में वो प्लस करना चाहती थी। हमें ये सद्बुद्धि नहीं थी, हमें वो समझ नहीं थी दोस्तों, इसलिए हम उन चीजों को इग्नोर करते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपलाइन को उल्लू बनाता होगा, बट हम थे उसमें से। हम बहुत झूठ बोलते थे। जब मीटिंग में बुलाया जाता था तो हम बोलते थे नहीं नहीं सर वो बर्थडे में जाना बहुत अर्जेंट है, क्या करें सर मीटिंग में नहीं आ सकते, गुस्सा आ जाएगा उनको, बर्थडे में ना आऊं तो, उनकी शादी में नहीं जाऊं तो सर मेरा रिलेशन मतलब टूट जाएगा, वहां पे मीटिंग तो कल और हो जाएगी, अगले हफ्ते और हो जाएगी मीटिंग। मैं ऐसे बोलता था उनको। क्यों? मीटिंग की वैल्यू समझ में नहीं आती कि मीटिंग में क्यों जाना है, सीडी क्यों सुनूं, किताब क्यों पढूं, कुछ समझ में नहीं आता था। बट मीटिंग में भी जाता था तो अपलाइन को दिखावे के लिए जाता था मीटिंग में, कुछ समझ में नहीं आता था। मीटिंग में बैठता था पर दिमाग कहीं और होता था, बट शरीर वहां पे होता था। और अपलाइन को खुश करने के लिए मीटिंग में जाते थे, अपलाइन को खुश करने के लिए खाली बात करते थे, बड़ी बड़ी बात ठोकते थे, बोल वचन करते थे, सर ऐसा कर देंगे, फाड़ देंगे, ये करेंगे, आप देखना इस महीना कितना वैल्यूम होता है, पिन चेंज होगी, मतलब एक बोल वचन बहुत सारे, बट करते थे कुछ नहीं। तो इस बिजनेस में हमारे गुरु ने हमेशा सिखाया था कि बेटा कर्म करने से सब कुछ चीजें मिलती है। तो कर्म क्या होता है पता नहीं था। तो मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बुराई, बहुत सारी गंदगी हमारे अंदर थी, मेरे अंदर थी। तो उस बुराई को कैसे धोना है, अभी मैंने बोला ना कि बुरी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मुझे बहुत सारे व्यसन थे दोस्तों, बहुत सारे, कोई ऐसा व्यसन नहीं था जो मुझे नहीं था। और उल्लू बनाने में माहिर था, क्योंकि एजेंट था ना, तो लोगों को तो उल्लू बनाता था 2 मिनट में। तो अपलाइन को उल्लू बनाना स्टार्ट हो गया, बट अपलाइन अपलाइन होती है, वो बड़ी स्मार्ट होती है। हाँ, उसको तो पता है भैया इसको आप डायरेक्ट अगर बोलो तो इसका ईगो हट हो सकता है, इसको गुस्सा आ सकता है, इसको क्रोध आ सकता है, और उस क्रोध के कारण, उस गुस्से के कारण ये बिजनेस छोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अपलाइन बहुत सही लेती है दोस्तों, उनके अंदर जो संयम होता है ना वो बहुत बड़ा संयम होता है, इसलिए वो भगवान हमारे जीवन में अपलाइन उसी को भेजती है दोस्तों जिनके अंदर वो काबिलियत होती है, जिनके अंदर वो सारी चीजें डेवलप होती है, उसी को भगवान बनाती है अपलाइन, उसका भी कोई अपलाइन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग झूठ बोलते थे दोस्तों, बहुत सारा उल्लू बनाता था। अभी वो तो स्पॉन्सर थे, स्पॉन्सर के ऊपर अपलाइन थे, उनको तो उल्लू बनाना एकदम ये था। फिर ऐसे करते करते मतलब बहुत कुछ हुआ। फिर हमारे गुरुजी मिस्टर महेश कुमार दुबे सर से मेरी मुलाकात हुई, पेस मीटिंग में जाते थे, और एक पेस मीटिंग में गया तो हमारे गुरुजी ने शायद मुझे देखा होगा, मुझे पता नहीं उस समय, बट उस मीटिंग में गया, फिर नेक्स्ट मीटिंग में नहीं गया मैं। और हमारे गुरुजी पूछते थे अरे यार वो गोरा सा लड़का जो आता था ना वो क्यों नहीं आया, क्या नाम है उसका, तो ऐसे पूछते थे वो, अरे यार उसको ना बुलाना एक बार मीटिंग। वो लड़के में ना थोड़ा तेज दिखता है, मुझे थोड़ा तेज था उस लड़के के चेहरे के। तो उस समय तो हम लोग को ड्रिंक करते करते लाल ये पूरा गिरा, फिर ये खाते थे, फिर अलग अलग बहुत कुछ था। तो मीटिंग में भी हम लोग खा के बैठते थे, क्या पता महेश दुबे सर कौन है, हाँ हमें क्या पता वो फाउंडर प्लेटिनम क्या होता है, हाँ कुछ पता नहीं था टीम के बारे में। तो उस समय दोस्तों मीटिंग अटेंड करता था, और फिर हमारे गुरु मिस्टर महेश कुमार दुबे सर से मुलाकात हुई, और उनसे मुलाकात होने के बाद फिर मैंने उनको भी उल्लू बनाना स्टार्ट किया।
उनको भी बहुत झूठ बोलता था, बहुत मतलब फंसाता था। अरे सर मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। तो हमारे महेश दुबे सर भी एकदम हंसते थे। तो ऐसे लगता था यार मैंने आप महेश दुबे सर को तो जुनून कारण बोल दिया ना, मैं तो आप फ्री हो गया, चलो अभी दिक्कत नहीं है, अभी आराम से हम काम कर सकते हैं। तो उस समय दोस्तों कहीं और हम लोग गपशप मारते थे और हमारे गुरुजी को बोलता था, गुरुजी बहुत अर्जेंट काम है मेरा, वो बहुत अर्जेंट काम है, अगर मैं सामने वाले को ना दूं तो मतलब कुछ भी हो सकता है गुरुजी। तो गुरुजी बोलते थे हाँ ठीक है निम्बा, कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय समझाने के इसमें नहीं था ना। अगर मुझे वो समझाते थे भी बट वो समझ मेरे अंदर नहीं थी। तो बहुत बार मैंने हमारे गुरु मिस्टर महेश कुमार दुबे सर को बहुत बार उल्लू बनाया दोस्तों, बहुत सारा झूठ बोला उनसे, क्या क्या बताऊं मैं आपको। बट उन्होंने प्यार करना कभी छोड़ा नहीं दोस्तों, कभी नहीं, कभी बिजनेस की बात तो करते थे ही नहीं, वो कभी नहीं करते थे। और ऐसे करते करते दोस्तों कुछ अपलाइन कुछ स्पॉन्सर जो होते थे, अभी क्या होता है ना स्पॉन्सर अपलाइन जो होते तो शायद क्या होता है कि बात करने का तरीका हर किसी के अंदर नहीं होता है दोस्तों। तो कभी कभी उनकी बातें मुझे बुरी लगती थी तो मैं बिजनेस से आउट हो जाता था। तो ऐसे 2-3 बार मैं बिजनेस से बाहर हो गया था दोस्तों, 2-3 बार। फिर अभी एक दौर आया दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज जो भी बातें होगी मेरे अंदर से सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु, मेरे मेंटोर मिस्टर महेश कुमार दुबे सर ही बात करेंगे आप, क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्ट हूं दोस्तों। आज मेरे जो भी बॉडी के सेल्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ महेश और किरण दुबे के बने हुए हैं। मेरी कोई औकात नहीं है दोस्तों, कोई औकात नहीं है मेरी। आज मैं नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, मैं काफी बिजनेस से बाहर हो चुका था, निगेटिव होके समझ नहीं थी, सिस्टम को फॉलो कर नहीं पा रहा था, अपलाइन को झूठ बोलता था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। बिजनेस और आ जाता था नीचे, 1200 पीवी जाते थे, फिर 100 पीवी पे आ जाते थे, फिर 2400 पीवी जाते थे, फिर जीरो पे आ जाते थे। एक महीने में फाइड अप होके फिर चेंज करते थे, फिर हम भी बिजनेस से बाहर हो जाते थे। तो दोस्तों ऐसे सिलसिला चल रहा था मेरे जिंदगी में। और मैंने क्या किया कि नोटबंदी का दिन था, नवंबर दिसंबर, और मैं काफी बिजनेस से बाहर था, प्रोडक्ट यूज कर रहा था बट एक्टिव नहीं था। तो उस समय मेरे स्पॉन्सर मेरे घर पे आए वापस, और मेरे घर पे आने के बाद मुझे उन्होंने एक बात बोली। मैं उनका काका लगता था, भतीजे लगते थे मेरे वो। मुझे उन्होंने बोला कि काका, एक व्यक्ति 4 लाख रुपया दे रहा है अपने को, और 1 लाख आप ले लो, 1 लाख मैं लूंगा, 2 लाख उनको वाइट करके देना है। अब पैसे की बात हुई तो एकदम उठ गया मैं छटपटा के, और बिना सॉक्स के जूता पहन के मैं उनके गाड़ी पे निकल गया। और ऐसी जगह वो लेके गए मुझे दोस्तों, एक फ्लैट था बदलापुर में, और वहां पे हमारे महेश कुमार दुबे सर के जो सुपुत्र थे माधव दुबे जी, उनकी टीम थी वहां पे, एक रितेश गवस करके, और उनके घर में वो मीटिंग होती थी। तो उस घर में जैसे बेल बजाया और दरवाजा खोलने के बाद सारे एम्बे वाले मुझे दिख गए वहां पे। बाप रे बाप, मैं इतना अपशब्द बोला उस भतीजे को। मैं बोला ऐसे हो गया, मैं बोला तू क्या किया ऐसा मेरे साथ, गद्दारी किया तू, यहाँ पे क्यों आया मुझे लेके, मुझे करना ही नहीं है एम्बे तो तू क्यों लेके आया मुझे यहाँ पे, क्या संबंध था। तो उन्होंने एक शब्द बोला दोस्तों मुझे कि काका, दुबे सर ने बोला है कि निम्बा जी को ना एक बार मेरे पास लेके आओ, एक बार से, वो बिजनेस करे या ना करे बट मेरा मिलने का मन हो रहा है उनको। आप भगवान जाने कि मेरे गुरु ने उनको बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं भगवान ने वो भावना जागृत कर दिया दोस्तों। और मैं उनको बोला कि मैं जरूर आता हूँ बट मुझे थोड़ा ना फ्रेश होके आने दो आप। ऐसे कैसे हो यार, गुरुजी आएंगे तो उनके सामने ऐसे कैसे हो। जो गुरुजी ने बहुत प्यार किया था मेरे से, बट उनको भी उल्लू बना के झूठ बोल के उनसे भी दूर हो गया था, क्या करे। तो उन्होंने बहुत बार फॉलोअप लिया बट झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बहाने पे बहाने, बहाना नंबर था, मैं बहाना खोर था बहुत। तो उस समय दोस्तों भावना जागृत हुई मेरे अंदर, मैं घर पे आया, फ्रेश हुआ, फिर वापस वो डायरी ढूंढ के मैंने निकाला, कहीं वो धूल खा रही थी डायरी, सब वो एमबे के बुक्स वगैरह सब, और मैंने वो डायरी निकाला, फ्रेश हुआ और डायरी लेके निकला। अंदर तो डर बहुत था कि हमारे गुरुजी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, डर था अंदर बहुत, बहुत डर था बहुत।
अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे एक रवि कड़व करके हमारे सर है बदलापुर के, तो कभी कभी वो दिखते थे ना मुझे, तो उनसे भी छुप जाता था मैं कि ये क्या बोल देंगे मुझे। एमबे में एक्टिव नहीं था, बट डर अंदर था एमबे वाले से कि कोई अगर मुझे देख लेगा, टच करेगा वापस, तो वापस मुझे जाना पड़ेगा मीटिंग में। तो वो डर के कारण मैं उनके छुपता था। तो दोस्तों अब उस समय क्या हुआ कि ऐसे करते करते फिर गुरुजी के पास वहां पे पहुंचा और मैं बोला कि गुरुजी की कुर्सी अब सामने है, अगर मैं कहीं सामने बैठ जाऊं तो गुरुजी मेरे तरफ ही देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे मुझे, तो अब क्या करूं। तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में विचार आया कि क्या करूं कि मैं उनके कुर्सी के पास जाके बैठ जाता हूं ताकि उनकी नजर मेरे ऊपर ना पड़े। तो मैं उनके कुर्सी के पास बैठ गया दोस्तों, और जैसे उनकी एंट्री हुई सब लोगों ने तालियां बजाना स्टार्ट किया, चिल्लाना स्टार्ट किया, क्योंकि गुरुजी आते थे तो बहुत वेलकम होती थी। क्योंकि ऐसे गुरु, भगवान ने क्या बताया दोस्तों कि हमारे गुरु पूरे निस्वार्थ है, लोगों के लिए झोंक देते हैं। वो तो एक प्यार का समंदर है उनके अंदर बहुत सारी सहन शक्ति है दोस्तों। वो बहुत सारा हमारे भोलेनाथ जैसे पी लेते विष, नीलकंठ बन जाते हैं। इसके लिए आज उनके भारत में पूरा नाम दोहरा रहा है। तो आज उनका नाम लेते हैं ना तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है दोस्तों कि हम महेश दुबे सर की टीम से है, बहुत बड़ी प्राउड होती है। उस समय कुर्सी के पास आया, जैसे सर की एंट्री हुई और सर ने पहली नजर मेरे पे गिरा दी। मैं छुपने का बहुत ये कर रहा था, बट क्या करे कि पड़ गई नजर। अब नजर पड़ गई और उन्होंने मेरी पीठ थिपथिपाई और उन्होंने बोला कि निम्बा, अब दुनिया की ताकत आपको एमबे बिजनेस में सफल होने से रोक नहीं सकती। और वो जो पीठ थपथपाई दोस्तों, और उस समय में आधा घंटा उस मीटिंग में बहुत रोया और मुझे ऐसे लगा कि सच में निम्बा राठौड़ को सफल होने से सच में कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो दोस्तों हमेशा से उन्होंने चरित्र सिखाया था, हमेशा से एक संघर्ष का सामना कैसे करना है, सारी अड़चन को कैसे पार करना है, प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है, सारी चीजें सिखाते थे। पहले बिजनेस नहीं सिखाते थे हमें, वो ये चीजें सिखाते थे। पहले चरित्र डेवलप करो, पहले कैरेक्टर बिल्ड करो, ये सारी चीजें सिखाते थे। क्यों? आदमी का कैरेक्टर अगर बिल्ड हो जाता है तो उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो दोस्तों उस समय फिर मैंने कमिटमेंट लिया मेरे गुरु से, और मेरे गुरु को 100% मैंने सबमिशन किया कि अब जो गुरु बोलेंगे वही होगा, बाकी कोई चीज नहीं होगी। तो दोस्तों उस समय से जो यू टर्न मेरे जिंदगी में आया, उस समय से लेकर आज तक मैंने कोई मीटिंग मिस नहीं किया। कभी मेरे अपलाइन का राह नहीं देखा कि मेरे अपलाइन मुझे फोन करेंगे फिर मैं मीटिंग में जाऊंगा, कभी नहीं। उस दिन से रोज सीढ़ी सुनना स्टार्ट किया। नींद आती थी, चलता था, घर के बाहर आता था, चलता था, सीढ़ी सुनता था। क्यों? क्योंकि गुरु को कमिटमेंट दिया था। गुरु से बात करनी है, गुरु से झूठ बोलना पूरा मतलब त्याग दिया था दोस्तों। क्योंकि वो झूठ के कारण, उस बहाने के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी दोस्तों, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। अपलाइन को झूठ बोलना आसान है, अपलाइन को थोड़ा सा एक्सक्यूज दे देना आसान है दोस्तों, बट उस एक्सक्यूज के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, उस बहाने के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा था, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। और उस समय क्या किया दोस्तों, यू टर्न आया मेरे गुरु के कारण। फिर वहां से एक नई शुरुआत हुई दोस्तों। फिर मेरे जीवन में जब मैं कमिटमेंट दिया, सबमिशन दिया, बहुत सारी अड़चन आने लगी। बाप रे बाप, मुझे ऐसे लगा अब तो कुछ हो नहीं सकता है, इतनी अड़चने आ रही, इतनी मतलब बहुत सारे विरोधक पैदा हो रहे थे, बहुत बड़ी निंदा हो रही थी, बहुत बुराई होने लगी थी, क्योंकि बहुत सारी बिजनेस में गलती कर रहे थे। तो बहुत मतलब एक बवंडर आ गया था दोस्तों, अब क्या करें। बट गुरुजी ने वो फौलाद अंदर भर दिया था कि सारे अड़चन को कैसे पार करना है, संघर्ष का सामना कैसे करना है दोस्तों। बट करे तो क्या करे, कितना करे। उस समय दोस्तों काम चल रहा था काफी, 10,000 पीवी गया था, फिर 10,000 से 600 पीवी आ गया था दोस्तों में। तो मैं बोला कि अब बिजनेस नहीं होगा मेरे से, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे मेरे जैसे जिनका बहुत बड़ा मतलब टर्नओवर हुआ था और बहुत नीचे आ गए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक डर लगता था। तो
हमारे गुरुजी ने वापस बोला मुझे, फिर वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि उस समय हमारे गुरुजी ने बहुत हौसला दिया, इतना विश्वास बढ़ा देते थे, इतनी एनर्जी भर देते थे कि ऐसा लगता था कि आप ये 6,000 से वापस 10,000 जा सकते हैं, इतनी एनर्जी भर देते थे हमारे गुरु। फिर दोस्तों वो करते करते काफी काम चला, 2 साल में गांव नहीं गया दोस्तों, किसी की शादी मुझे पता नहीं है, किसी का बर्थडे मुझे पता नहीं है, कोई मेहमान मुझे पता नहीं है दोस्तों कि मेरे घर पे कोई मेहमान आया था, कोई पता नहीं था। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी फोकस मेरे ड्रीम के ऊपर था, मेरा फोकस मेरे कारण के ऊपर था दोस्तों। और मैंने मेरे ड्रीम के लिए, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए जो मेरे गुरु को जो कमिटमेंट दिया था, मेरे गुरु को जो सबमिशन दिया था, मुझे सिर्फ वो याद था मेरे दिमाग में। वो एक पागलपन छा गया था मेरे अंदर, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि मेरे गुरु का नाम इतना रोशन है। जब मैं कल्याण मीटिंग में जाता था तो हमारे गुरु जी के लिए लोग चिल्लाते थे, तालियां बजाते थे, और मैं भाग्यशाली समझता था कि यार ऐसे गुरु से मेरी बात होती है जिनके लिए हजारों लोग तालियां बजाते। बाप रे बाप, मैं एक गटर का कीड़ा, और उन्होंने मुझे गले लगा लिया दोस्तों। और मुझे सारे रिश्तेदार बोलते थे तू जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। और एक गुरु भगवान ने, ईश्वर रूपी गुरु, उसके झोले में मुझे भगवान ने डाला दोस्तों। और वो गुरु बोलता था, निम्बा तू तो हीरा है, निम्बा तू इतिहास लिख सकता है, निम्बा तेरे अंदर वो सारी काबिलियत है। ऐसे गुरु बोलता था दोस्तों, तो मैं सारी चीजें भूल जाता था कि यार बाहर लोग क्या बोलते, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे वाले, और एक पर का व्यक्ति जो भगवान का रूप बन के आया और उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने बोला कि तू हीरा है, बहुत आगे जा सकता है, तू इतिहास लिख सकता है। ऐसे मेरे गुरु ने मुझे बोला दोस्तों। और शायद उन्हीं के वो शब्द ने, मुझे पता नहीं था बिजनेस में मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, कुछ पता नहीं दोस्तों, बट उनकी एक एक बातों ने मुझे, मेरे अंदर वो हौसला भरा, मेरे अंदर वो विश्वास भरा दोस्तों। बोलते ना कि एक विश्वास पूरे विश्व का निर्माण कर देता है दोस्तों। तो उनका जो एक विश्वास था वो आत्मविश्वास में बदल गया दोस्तों। और क्या बताए, फिर उस दिन से, फिर पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था दोस्तों, और उस लॉकडाउन में मेरी परिस्थिति बहुत विकट थी, मेरे ऊपर कर्जे बहुत थे दोस्तों, मेरे खाने के वांदे थे, मैं 12-12 महीना मैं रेंट भाड़ा दे नहीं पाता था रूम वाले का, रूम वाले मुझे निकाल देते थे, फिर अगले रूम वाले को मुझे डिपॉजिट देने के लिए पैसे नहीं होते थे दोस्तों। मतलब ये सब चल रहा था, मेरे बच्चे लोगों की फीस नहीं दे पाता था मैं। मेरे बच्चे लोग बोलते थे, पिताजी टीचर बोल रहे हैं कि इसमें से आधा भी फीस अगर आप दे देंगे तो भी आपको मतलब एग्जाम में बैठा दिया जाएगा। उनका रिजल्ट नहीं मिलता था, फीस उनका नहीं भर पाता दोस्तों। कभी कभी मेरे पास सिलेंडर भरने के लिए पैसे नहीं होते थे दोस्तों सिर्फ। और उस दिन मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि तू वापिस वो काम को शुरू कर दे, बट मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि निम्बा, जब तक तू झूठ बोलने का काम छोड़ नहीं सकता है तब तक इस बिजनेस में तू सफल नहीं बन सकता है। गुरु ने ये बात बोल दी थी मुझे, क्योंकि हमारा जो एमबे बिजनेस है वो सच्चाई और ईमानदारी का है दोस्तों सिर्फ। और यहाँ पे झूठ बोलने वाले व्यक्ति गायब हो जाते, लोगों को पटाने वाले, फंसाने वाले व्यक्ति गायब हो जाते। और वो जो बाहर का फॉर्मूला था, वो काम को मैंने छोड़ा और मेरी परिस्थिति और विकट होने लगी दोस्तों। फिर लॉकडाउन में खाने के वादे हो चुके थे, रूम भाड़ा नहीं भर पाता था, क्या करे दोस्तों अभी। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि उस समय लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन लग गया और मैं पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों। मुझे डिजिटल मीटिंग कैसे करना है, जूम क्या होता है, जूम का शेड्यूल कैसे बनाना है, आप टीम को कैसे एकत्रित रखे। उस समय मेरी टीम सब बिखर गई थी, कोई एक्टिव नहीं था वहां पे पिछले साल लॉकडाउन में दोस्तों। और फिर कुछ पैसे नहीं बनते थे दोस्तों, तो मेरी वाइफ नगर सेवक कहीं कहीं ना वो अनाज बांटते थे दोस्तों। तो मेरी मिसेज सुबह उठ के, हम सोते रहते थे, वो सुबह उठ के कहीं ना कहीं जाके लाइन लगाती थी नगर सेवक के इसमें, फिर वहां से कुछ अनाज लाते थे, तेल, चावल, दाल, और वो हम सब मिल के बच्चे लोग हम लोग खाते थे। और वो मेरी बात में गुरुजी को बोलता था कि गुरुजी ऐसे ऐसे किया। तो मेरे गुरुजी बड़े भावुक हो जाते थे, रोते थे कि निम्बा, ये तेरी स्टोरी भगवान बना रहा है निम्बा, तेरे को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली निम्बा,
इसलिए सारी ये चीजें तेरे जीवन में हो रही है। तू घबरा मत, तू चिंता मत कर निम्बा, तू देखना कि आगे तेरे दिन क्या आएंगे। और दोस्तों, गुरु की वो बातें सुनकर फिर मैंने वो काम को करना स्टार्ट किया, कभी हार नहीं मानना दोस्तों। हमारे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि निम्बा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो मैं हमेशा कोशिश करते रहा दोस्तों, हर सिचुएशन में हर प्रॉब्लम से लड़ते रहा, हर प्रॉब्लम को बाजू में करते रहा और काम को मैंने करते रहा दोस्तों। मैंने मेरे गुरुजी से कमिटमेंट करता था कि मैं 10 प्लान दिखाए बिना घर में नहीं आऊंगा गुरुजी। तो मैं 10 प्लान दिखा के आता था, कहाँ पे प्लान किया, सारी एक्टिविटीज मेरे गुरु को डालता था। फिर घर पे आता था, सीडी सुनता था, एक डेढ़ बजे घर पे आके नोट्स निकालता था, हाईलाइट करता था, मेरे गुरुजी को वो फोटो भेजता था किताब की, सीडी की, और फिर गुरुजी से बात होती थी, फिर मैं सोता था दोस्तों। और ये सारी कमिटमेंट के कारण कहीं ना कहीं आज वो निम्बा के अंदर वो थोड़ी थोड़ी काबिलियत आने लगी दोस्तों। तो मैंने मेरे गुरु को पूरा 100% सबमिट किया था दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान मेरे साथ थे, भगवान हमेशा 24 घंटा मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं भगवान को यही प्रे करता था कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने जो मेरे गुरु को कमिटमेंट दिया है, मेरे गुरु को जो सबमिट किया है, उनकी बातों को पूरा करने के लिए मुझे आप शक्ति देना भगवान। बस उस गुरु को मतलब मुझे धोखा नहीं देना था दोस्तों। तो बहुत धोखा दे चुका था गुरु को, बहुत सारा झूठ बोल चुका था, उल्लू बना चुका था, बट वो सारे जीवन में बर्बादी हो रहा था मेरे। तो मैंने कसम खाई थी। तो उस समय दोस्तों ऐसे नगर सेवक के लाइन में जाके हम लोग अनाज लाते थे, फिर रेशन ऑफिस में कुछ मिलते थे फ्री में, फिर वो लाते थे। और एक समय यहाँ पे एक मेरे डाउनलाइन बेटे हैं, वो डाउनलाइन ने मेरा भाई है, वो सुन रहा होगा यहाँ पे, सुनील आवारे एंड दीपाली आवारे दोस्तों। जब थाना पीवीसी गया था फरवरी मंथ में, तो मेरे पास बाइक का ईएमआई भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे 4-5 ईएमआई पेंडिंग हो चुके थे दोस्तों। तो थाना पीवीसी से 2 किलोमीटर जब नजदीक था, तो वहां पे बैंक वाले ने मेरे गाड़ी को छीन लिया था, और वो 2 किलोमीटर वहां पे पैदल गए हम लोग, थाना पीवीसी दोनों, और मेरे साथ वो थे डाउनलाइन। बट वो सच्चा हीरा था, उन्होंने कोई ऐसा ये नहीं किया कि यार सर ऐसे मतलब क्या है, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया दोस्तों। फिर मैंने क्या किया कि फरवरी महीने में गाड़ी बैंक वाले ने उठा लिया। अब क्या करे कि गाड़ी निकाल के दिखाता था कि सर ये एसेंशियल सर्विस है सर। तो पुलिस लोग मेरे ऊपर दया करते थे, क्योंकि मैं मेरे ईश्वर को लेके जाता था 24 घंटा। हमेशा मैं जब घर के बाहर निकलता था तो मेरे ईश्वर को बोलता था कि हे ईश्वर आप मेरे साथ चलो। तो हमेशा मैंने मेरे ईश्वर को साथ लिया, हमेशा मेरे गुरु को साथ लिया दोस्तों। इस वजह से भगवान ने मुझे हर काम में सफलता दी वहां। तो सानपारा जाके मैं प्रोडक्ट लेता था दोस्तों, घर घर में जाके लोगों के प्रोडक्ट देता था। दिमाग में कभी कोरोना नहीं था दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है कुछ पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं है कि लॉकडाउन क्या होता है। उस समय मैं प्रोडक्ट देने के लिए जाता था दोस्तों, और प्रोडक्ट देता था, फिर रात हो जाती थी और उस मोटरसाइकिल को लाइट नहीं था, और उस अंधेरी रात में मैं बिना लाइट का मोटरसाइकिल चला के आता था दोस्तों। कई बार मैं मोटरसाइकिल से गिर जाता था, ब्लड आता था, फिर भी घर पे आता था, किसी को बताता था नहीं दोस्तों, कभी नहीं। मेरे गुरु को सारी बातें बताता था, बट मैं घर पे नहीं बताता था कि घर वाले और टेंशन में हो जाते थे इसलिए। और दोस्तों वहां पे फिर वो गाड़ी दिया, फिर मेरे जो सुनील आवारे, मेरे जो भाई है सुनील एंड दीपाली आवारे, फिर उनकी बाइक मुझे उन्होंने दिया 4 महीना, और उस बाइक पे मैंने बिजनेस और बिल्ड किया दोस्तों। फिर वो बिजनेस बिल्ड करते करते फिर थोड़ा सा बिजनेस बढ़ने लगा दोस्तों। फिर वहां से एक शुरुआत की, और क्या पता है दोस्तों कि मेरे गुरु के कारण बहुत बड़े मेरे जीवन में यूटर्न आए हैं, बहुत बड़े यूटर्न। मैं तंबाकू खाता था दोस्तों, जब मेरे गुरु के घर पे 28 फरवरी में जब मीटिंग हुआ था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे हमेशा टोकते थे कि निम्बा जी तेरी ये गंदी आदत कब जाएगी, तेरे को कितना बार बोला मैं कि ये गंदी आदत छोड़ दे निम्बा। तो मैं गुरुजी को ये करने के लिए मैं इधर डालता था कि गुरुजी को पता ना चले दोस्तों। बट उस दिन मैंने गुरुजी ने 50 लोगों के सामने मुझे बोला था कि निम्बा जी ये गंदी आदत छोड़ दे, और मैंने मेरे गुरु को वचन दिया था उस समय, हे गुरु ये जो आज की जो ये मेरी आदत है ना, आज के बाद अगर ये कभी आपको दिखा
तो इस 50 लोगों के सामने मुझे आप जूता मारना और मैं खाने के लिए तैयार रहूंगा। तो दोस्तों बता तो देता था, बट बाद में बहुत पछतावा होता था। अब वो तो तलब आ रही है ना, वो याद आ रही है, क्या करूं अब। तो दोस्तों वो छोड़ने के बाद मैं आंवला पुड़ी लेता था 1 रुपए का एक पान पट्टी वाले से दोस्तों। और आज जो मेरी सबसे बड़ी टीम है, कहीं ना कहीं वो छोड़ने के बाद मुझे भगवान ने वो टीम दिया दोस्तों। बोलते हैं ना कि सक्सेस इज ऑलवेज चेंज। जब हम चेंज करते तो भगवान बहुत कुछ दे देता है दोस्तों। तो मैंने वो एक चीज मैंने चेंज किया और वो पान पट्टी वाले को मैंने एमबे बिजनेस के बारे में बात किया। वो ज्वाइंट होके 1700 रुपए का प्रोडक्ट्स लिया था और वहां से दोस्तों आज वो मतलब टीम बनते बनते आज 22वीं 23वीं डेट में मैं काम कर रहा हूँ जाके। और उस टीम में बहुत सारे मतलब स्टार 15 है, 18% है, मतलब बहुत सारा टर्नओवर उस टीम में होता है दोस्तों मेरा। तो आप मिरेकल क्या हुआ देख लो आप, मतलब एक गुरु की बात मान के, गुरु का पूरा समर्पण करके अगर भगवान ये दे सकता है तो गुरु को और ज्यादा समर्पण अगर देंगे तो भगवान बहुत कुछ दे सकता है। तो दोस्तों उस दिन से गुरु के प्यार में, गुरु के इसमें पागल हो चुका था मैं। मेरे गुरु के बिना मुझे कुछ नहीं दिखता था, ना मेरे घर वाले दिखते थे, ना मुझे गांव दिखता था, सिर्फ और सिर्फ दिखते थे मेरे महेश कुमार एंड किरण दुबे। हमेशा उनका चेहरा सामने रहता था दोस्तों, दिल में रहता था। ऐसा लगता था कि बजरंगबली जैसे बोलते हैं ना कि देख जय श्री राम, वैसे मुझे लगता था कि किसी को भी दिखाओ तो देख महेश कुमार एंड किरण दुबे मेरे अंदर है, तो मुझे कौन रोक सकता है सफलता से। तो दोस्तों ये सारा विश्वास मेरे गुरु ने मेरे अंदर भरा दोस्तों। फिर वहां से बहुत सारी दिक्कतें आई दोस्तों, बहुत सारी अड़चने आई। बहुत सारे लोग अड़चन की वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग अड़चन को बीच में लाते हैं। मैं अड़चन को बीच में लाता था तो मैं बर्बाद हो रहा था, और जब अड़चन को बाजू में करने लगा तो बहुत कुछ होने लगा। तो दोस्तों फिर जैसे जैसे परिस्थिति बिगड़ थी, बिजनेस बढ़ने लगा, विरोधक बढ़ने लगे, बहुत सारे निंदक होने लगे, मतलब बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ। फिर सिल्वर बन के फिर मेरे दिमाग में आया अब बिजनेस में कर नहीं पाऊंगा दोस्तों। उस समय मेरे गुरु को बहुत सारे लोग मेरे बारे में निगेटिविटी पास करते थे, बहुत सारे लोग मेरे बारे में बुराई करते थे वहां। और क्या बताए दोस्तों कि उस समय मेरे अब गुरु है, अपलाइन है, वो कितनी नेगेटिविटी सहन करेगा दोस्तों। तो उस समय एक दौर आया दोस्तों, मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब एमबीए बिजनेस को करना नहीं है। फिर भगवान कोई ना कोई योजना करता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किसी के जीवन में हो रहा होगा। आज मेरे अंदर से वो परमात्मा बात कर रहे, मेरे अंदर से आज वो गुरु बात करे दोस्तों। तो उस समय मेरे जीवन में और एक यूटर्न आया था और मैंने डिसीजन लिया था कि अब एमबीए बिजनेस करना नहीं है। और उस समय मैंने एक और मेरे अपलाइन के रूप में मेरे बड़े भाई है और आप सब उनको जानते हो, मिस्टर रविंद्र एंड कीर्ति राठौड़, जो गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है। उन्होंने शाम सर के यहाँ पे मीटिंग भी लिया था और मैंने उनको फोन किया, फिर उनके कॉलेज में पहुंचा दोस्तों और उनको सारी चीजें मैंने बताया जो मेरे साथ घटित हुई। और उनको बोला कि सर अब हिम्मत नहीं है करने की, बहुत टूट चुका हूं सर, अगर गुरु ने तोड़ दिया है तो अब क्या बचा मेरे जीवन। तो मेरे गुरु ने मुझे बहुत डांट दिया था, बहुत फटकार दी थी, तो कहीं ना कहीं मैं पूरा टूट चुका था दोस्तों, कि जिनके विश्वास के कारण मैं इस बिजनेस से टिका था, आज वही अगर इतना डांट रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ये आ गया था, क्रोध आ गया था मुझे दोस्तों। मैं समझ नहीं पाया उस चीज को कि मेरे गुरु ने मुझे क्यों डांटा उस समय, इसका कारण क्या था। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों कि जैसे मैं रविंद्र राठौड़ सर के वहां पे पहुंचा, रविंद्र राठौड़ सर से जैसी बातें हुई, क्योंकि रविंद्र राठौड़ सर और हम एक ही गुरु के चेले थे, तो मेरे साथ जो चीजें घटित हुई थी वो रविंद्र राठौड़ सर के साथ घटित हो चुकी थी। वो उस दौर से गुजर चुके थे और उन्होंने मुझे एक सलाह दिया, अच्छा, और उन्होंने एक बात बोली थी कि डिम्बा जी, अगर एमवे छोड़ के अगर दिमाग में अगर कोई और आ रहा है ना, आप गू खा लेना, बट किसी और चीज की तरफ देखना मत। ये लाइन मुझे उन्होंने बोली थी और बहुत होप दिया था कि डिम्बा ये जो तेरे साथ होता है ना, उन्होंने बोला था कि कभी रणछोड़ दास भी बन जाना चाहिए, कोई चीज को लेके कभी छोड़ देना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारा वहां पे मुझे समझाया था और वहां से मेरा एक और नया युग शुरू हुआ था कि अब तो एमबीए छोड़ना नहीं कर सकते।
तो दोस्तों बहुत सारी परिस्थितियां ने, बहुत सारा एग्जाम लिया, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारा टेस्ट लिया गया। अब मुझे नहीं पता था कि सारी ये दिक्कतें क्यों आ रही है दोस्तों, बट आज वो पता चल रहा है कि जिसके जीवन में संघर्ष, जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी अड़चने, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे निंदक, बहुत सारे बुराई, बहुत सारे विरोधक, वो समझना है कि हम सही रास्ते पे हैं। वो चीज आज समझ रही है दोस्तों। और बहुत सारे लोग फेल हो जाते, क्योंकि मैं फेल हो गया था इसी कारण कि मेरे जीवन में क्यों इतनी अड़चन आ रही है, तो मैं डर जाता था दोस्तों। अड़चन सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ देने के लिए आती है, आपको कुछ अच्छा देने के लिए आती है, एक अच्छा अवसर होता है उस अड़चन के अंदर दोस्तों। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है। मैं यहाँ पे हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई अड़चन आ रही है और आपको अगर कोई गुरु डांट रहा है, आपको गुरु की बातें कोई टोच रही है, कोई चुभन हो रही है, समझ लेना कि आप बहुत बड़े इतिहास लिखने वाले बनने वाले हो। आप बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं दोस्तों। एक बात याद रखना, ये लाइन लिख लेना दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ है। कभी भी गुरु की बातों को बुरा नहीं माना मैंने, कभी भी गुरु को मतलब इग्नोर नहीं किया मैंने दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गुरु मेरे जीवन में प्लस होने के लिए आए हैं, ना कि उनको मेरे से कुछ चाहिए दोस्तों। तो मैं उनके बातों पे गुस्सा क्यों करूं, मैं उनकी बातों को क्रोध क्यों करूं दोस्तों, कि जो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा चाहता है, उनका गुस्सा करके क्या फायदा है मेरा। वो बात भगवान मुझे समझ दिया धीरे धीरे दोस्तों, और मैंने अपने आप के अंदर बदलाव करना स्टार्ट किया, अपने अंदर मैंने चेंज करना स्टार्ट किया। मैंने लोगों के बारे में बहुत बुराई करता था, मैं बहुत निंदा करता था, मैं बहुत सारी मतलब अलग अलग कंप्लेंट देता था मेरे गुरु को कि सर वो काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। और मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि निम्बा आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। तो मैंने बोला था दोस्तों कि सर मेरे ऊपर कर्जा है 10 लाख का, मुझे पेड करना है। किसका कर्जा? बोला मेरा। काम कौन करेगा? बोला मैं। फिर क्यों अपलाइन की आपको जरूरत है, क्यों कंप्लेन करते हो आप इसकी उसकी? निम्बा अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपको बदलने की जरूरत बहुत है। तो मुझे गुरु ने ये बातें सब समझाई थी दोस्तों, तो मुझे उस समय समझ आई, और मैंने अपने आप के उधर आप मेरे ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरे अंदर बदलाव करना स्टार्ट किया दोस्तों। मैंने किताब पढ़ना स्टार्ट किया मन लगा के, मैंने सीडी सुनना। जब मैं सीडी सुनता था तो मैं देखता था कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, मुझे और कितना चेंज करना है, वो सीडी में मैं देखता था, वो सुनता था कि मेरे लिए क्या है। जब किताब की लाइन पढ़ता था दोस्तों, सफलता की तलाश करके किताब है, उसने मेरे जीवन को पूरा बदल दिया दोस्तों, पूरा बदल दिया पूरा। उस दिन से मुझे किताब की वैल्यू पता चली कि किताब क्या होती है। जब मेरे अंदर बदलाव करना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि सीडी की पावर क्या होती है। और मेरे अपलाइन से जब काउंसलिंग करता था, तब पता चला कि अपलाइन की वैल्यू क्या होती है, एक गुरु की वैल्यू क्या होती है, एक मेंटोर की वैल्यू क्या होती है। तब जाके वो समझ आई दोस्तों। क्यों? अपने आप को बदलना स्टार्ट किया, तब जाके भगवान वो समझने की सद्बुद्धि देने लगा। तो मेन चीज यही है दोस्तों कि मेरे गुरु के कारण मेरे जीवन में सारे यूटर्न आए, और मेरे गुरु के कारण ही आज मेरा जीवन बदल रहा है दोस्तों। आगे भी मेरा जीवन मेरे गुरु के कारण ही चेंज होगा। और क्या बताए दोस्तों, मैंने श्याम सर जब नासिक में आए थे, जब रविंद्र राठौड़ सर की टीम की मीटिंग थी, और वो श्याम सर की मेरे पास पूरी वीडियो थी, क्या बताए दोस्तों, उसमें एक एक लाइन ऐसी थी। मेरे गुरु को मैंने बोला था कि सर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है श्याम सर का, और उस समय श्याम सर ने एक एक ऐसी बातें बोली थी दोस्तों, उसकी करोड़ों नहीं, उसकी अनगिनत वैल्यू है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते। ऐसी लाइन श्याम सर ने बोली थी। कितने इमोशनल बात करते श्याम सर कि किसी को भी ऐसा दिल लग जाता है कि ऐसे लगता है बाप रे बाप, ये तो भगवान का रूप है, ये तो ईश्वर का रूप बन के आज यहाँ पे आए हैं। इतने लोग थे वहां पे, क्या बताए, कितने लोगों ने वहां पे रोया, कितनी थालियां बजाई थी दोस्तों। क्या बताए, उस दिन का सेशन साक्षात ईश्वर उनके अंदर वो आके वहां पे सेशन किया था। थैंक गॉड कि मैंने कल्याण की भी मीटिंग उनकी अटेंड की, उसके बाद नासिक भी भगवान ने मुझे पहुंचा दिया था, ताकि मेरे जीवन में और कुछ प्लस हो सके। तो दोस्तों भगवान की बहुत बड़ी योजना होती है,
अगर हम भगवान को पूरे समर्पित कर देंगे, गॉड की पावर, हमारे गुरुजी हमेशा बोलते गॉड, GOD गॉड, जी यानी जनरेट, कि भगवान ही हमें जनरेट करते, पैदा वही करते, O फॉर ऑपरेटर, चलाने वाला भी वही व्यक्ति है, डिस्ट्रॉय, मारने वाला भी वही है दोस्तों। तो हम क्यों टेंशन ले, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों निगेटिव सोचे? हाँ, अगर सब कुछ करने वाला वो है तो हमें अच्छे कर्म को करना स्टार्ट किया हम लोग। हमारे गुरु ने बोला कि निम्बा कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, जो कर्म की बौछार कर देगा उसके जीवन से अंधेरा मिट जाएगा। तो हमारे गुरु ने यही सिखाया था दोस्तों कि कर्म जो ज्यादा करेगा, कर्म यानी क्या है दोस्तों, लोगों को प्लान शो करना, डेमो शो करना, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना, अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना, यही कर्म था हमारे गुरु ने सिखाया था। तो दोस्तों बहुत सारी कमिटमेंट मेरे गुरु को मैंने दिया था, उस कमिटमेंट के कारण हमारे गोल बड़े बड़े पूरे हो लगे थे, सबमिशन के कारण सब कुछ हुआ दोस्तों। और क्या बताए कि जब मैं एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ कि जब मैं गुरुजी के साथ उनके घर पे जब खाना खाने गया था दोस्तों, तो उस समय मेरे गुरुजी ने, मैं जब खाना खा रहा था तो किरण मैडम सामने बैठी थी दोस्तों, और मैं 30 साल का था उस समय, और मैं मेरे लेफ्ट हैंड से खाना खाता था बचपन से। और किरण मैडम ने मुझे बोला था कि निम्बा जी आप बचपन से यही हाथ से खाना खाते हो? मैं बोला हाँ। बोला ये हाथ से नहीं खाना है। तो मैं उसी समय उसी सेकंड वहां से उठ गया था दोस्तों, और उठने के बाद बेसिन में जाके हाथ धोआ और मैंने राइट हैंड से खाना खाना स्टार्ट किया। उसी समय से आधा खाना मुंह में जाता था, आधा खाना बाहर गिरता था दोस्तों। और मैं वीडियो भेजता था दुबे सर को कि सर देखो मैं राइट हैंड से खा रहा हूं, ताकि उनको कुछ मेरे ऊपर विश्वास बढ़े। और तो दोस्तों आज 30 साल, मैंने 4 साल हो गया मैंने राइट हैंड से खाना खाना सीखा। और मेरा जो छोटा बच्चा था रोहन, वो भी लेफ्ट हैंड से खाता था, बट मेरा देख के उन्होंने भी राइट हैंड से खाना खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब देखो दोस्तों कि गुरु की कितनी महिमा होती है, गुरु की भक्ति कितनी पावरफुल होती है दोस्तों। गुरु के भक्ति बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति जो व्यक्ति कर लेगा, उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अड़चने कहीं दिखेगी नहीं आपको, जो मेरे जीवन में हो रहा है दोस्तों। आज बहुत खुश हूं मैं कि मुझे महेश कुमार दुबे सर जैसे गुरु मिले, भगवान रूपी गुरु मिले दोस्तों। और क्या बताए, और हमेशा हमारे गुरुजी, हमारे श्याम सर जो गुरुजी है, उनके बारे में हमेशा बोलते रहते। और हमारी पूरी बॉम्बे टीम श्याम सर को इतना प्रेम करती है, श्याम सर का अगर नाम भी ले लेते ना दोस्तों, तो एक अलग जुनून आ जाता है अंदर, एक अलग खुशी आ जाती है, चेहरे पे एक अलग रौनक आ जाती है दोस्तों। श्याम सर का फोन आया, जिस दिन मुझे श्याम सर का फोन आया दोस्तों, मैं बहुत रोया था उस दिन, बहुत। मैं अपने आप को ये समझा रहा था कि मैं इतना काबिल बन गया, मैं इतना लायक बन गया, जो मुझे श्याम सर का फोन आया। थैंक गॉड दोस्तों, ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, जो श्याम सर ने मुझे कॉल किया। मेरे जीवन में बहुत बढ़िया दौर था दोस्तों। और एक ही बात लास्ट में बताऊंगा दोस्तों, कोई भी अड़चन को डरना नहीं है, कितना भी संघर्ष आ जाए, सामना करना है उसका, क्योंकि ये सारी चीजें ही सफलता का सीक्रेट है। अगर हम इनको ओवरकम कर देंगे, इनको साइड में कर देंगे, जैसे बोलते ना कि जैसे बिच्छू चढ़ जाता है, झटक देंगे उस अड़चन को, तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। सो मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, मेरे ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देके, मेरे गुरु के चरणों में मेरा माथा रख के मैं इस मीटिंग को यहाँ पे समापन करता हूँ दोस्तों। और श्याम सर के चरणों में मेरा माथा रख के उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ दोस्तों। अगर मेरे द्वारा, मैंने तो बात नहीं किया दोस्तों, मेरे अंदर से मेरे ईश्वर ने बात किया, मेरे गुरु ने बात किया, निम्बा राठौड़ ने कोई बात नहीं किया, तो भी दोस्तों मैं माफी मांगता हूँ। अगर मेरे बातों से किसी को कुछ बुरा लगे, कोई इगोट हुआ होगा, तो मैं आपके चरणों में भी मेरा माथा रख के मैं माफी मांग सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बैक टू। अरे वाह निम्बा जी वाह, क्या आज आपने क्या कर दिया, इतना कुछ आज आपने। इतने दिनों से मैं बिजनेस में हूं, लेकिन आज जो आपने गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाया है, मेरे अपलाइन के बाद कोई आदमी आज पहली बार, ओहो, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं।
आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो बदलाव करने की जो ताकत भगवान ने दिया है, जो इतिहास रचने जा रहे हैं आप देश में, दुनिया के अंदर, आपकी स्टोरी सुनने के बाद ओहो, बीच में कई बार मन कह रहा था कि मैं वीडियो ऑफ करके काफी जोर जोर रो लूं। कितना कुछ किया है आपने, ओहो। लेकिन ये जो ऋण आज आपने चढ़ाया है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा ऋण है। मुझे पता है मेरी टीम में जितने भी लोगों ने सुना है, इसमें आप कम से कम 20 का गुणा करिए। ये सारे लोग, कई लोगों को अभी कुछ ही घंटे के अंदर ये सारी चीजें ट्रांसफर उनके तक पहुंचेगी। सच बता रहा हूं, मुझे बहुत बड़े बड़े लीडर को सुना हूं, डायमंड हो तो बहुत सुना हूं, जाहिर है। और मेरे अपलाइन के बाद अगर कुछ आज हुआ है, महेश भैया की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो मेरे भाई हैं, मेरे क्या मैं उनको तो कोई नाम देना मेरे लिए, कोई क्या नाम दो, मेरे पास तो कोई नाम ही नहीं रहता रिश्ते के लिए, उनके लिए तो मेरे क्या है। जब बोलते तो मैं डायरी पे नोट बनाता हूँ, उनको तो मैं कोई रिश्ते में बोल ही नहीं सकता। बस आज जो चीज आपने मेरी टीम को दिया है, मैं दिल से बहुत ही एहसानमंद हूँ आपका। और बहुत मैं थैंक्स नहीं बोलूंगा आज, मैं यही बोलूंगा कि आप बहुत जल्दी फिर बड़ी पिन पे आइए और मेरी टीम को फिर से प्यार से बताइए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अमित, ओवर टू अमित। थैंक यू निम्बा सर, थैंक यू सो मच। आपकी पूरी बात सुनने के बाद एक श्लोक याद आता है, और वो श्लोक आपने चरितबल, आपकी बातों से सिर्फ वही साबित होता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुदेव परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही सब कुछ है जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, और आपकी टॉक आज बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी। तो इस मीटिंग को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। एंड जो निम्बा सर से हम लोगों ने सीखा उसको अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। एक क्लैपिंग करिए जो महाराष्ट्र तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी क्लैपिंग करिए जो महाराष्ट्र तक पहुंचे, लोग जाने कि आज किसी ने इतने फैमिली के थैंक्स टू महेश भैया जिन्होंने आपको इस तरह धन्य हो आप, धन्य हो आप और धन्य हो ग्रुप। और आज की मीटिंग कभी मिलेगा, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू निम्बा जी। ओवर टू होस्ट, मीटिंग को कर सकते हैं। मीटिंग को ओवर कर सकते हैं होस्ट।